आज तक किसी पेरेंट ने बच्चे को खर्चे और निवेश के बीच में फर्क नहीं बताया। आप एक आईफोन लेते हो, वो आईफोन खर्चा भी हो सकता है, वो आईफोन निवेश भी हो सकता है। इफ यू आर हैविंग ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। आप डेट को सिर्फ 3 चीजों से क्लोज कर सकते हो। क्योंकि सर हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमें ना ये सिखाया गया बेटा जिस दिन तेरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई, एमबीए खत्म हो गई, तेरी पढ़ाई खत्म हो गई। हमें किसी ने ये नहीं बोला कि उस दिन से तुम्हारी पढ़ाई चालू होगी, जिंदगी की तो उसी दिन चालू होगी। 6 लाख रुपया महीना कमाने के बाद भी फोन ये आता है कि यार अभी तक SIP नहीं चालू करता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज बेहद स्पेशल गेस्ट हमारे बीच मौजूद है, बिजनेस एंड फाइनेंस कंसल्टेंट। प्लीज वेलकम संजय कथुरिया जी इन बिटवीन अस। थैंक यू डॉक्टर वाया सर, इट्स सच अ प्लेजर टू सी यू। हमेशा आपके एपिसोड्स देखता रहा हूँ और आज आपके सामने बैठा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। सो संजय जी, ये हम सभी जानते हैं कि भारत में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी दिखती है, कहीं स्कूल्स में तो पढ़ाया भी नहीं जाता है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि फाइनेंशियल एजुकेशन पे कैसे काम किया जा सकता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया में जो है, एक डेटा ने बताया था कि करीबन 75 से 80% लोग आज भी फाइनेंशियली अनएजुकेटेड है। जो व्यक्ति शायद IIM से पढ़ाई भी कर चुका है, IIT से भी पढ़ाई कर चुका है, वो भी फाइनेंशियली अनएजुकेटेड है। आज मैं अपने साथ ही, जब मैं अपने कम्युनिटी में देखता हूँ, लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि मैं 50 ईयर्स की हो गई हूँ, मैंने अभी तक SIP चालू नहीं करी है और मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत डरा देती है। एक बात हमेशा, मैं तो एक ही मेंटर मानता हूँ, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं वॉरेन बुफे। तो वो जो एक लाइन कहते हैं, वो मोती सोना सब कुछ एक ही अंदर जड़ा हुआ है। वो है कि वो कहते हैं कि इफ़ यू आर हैविंग ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। यानी कि अगर आपकी सिर्फ एक इनकम की सोर्स है तो आप बस, जिस दिन वो इनकम की सोर्स गई तो यू आर फिनिश्ड। तो इसीलिए वो बार बार इन्वेस्टमेंट्स की बातें करते हैं, प्लांटिंग अ ट्री की बात करते हैं कि भाई मनी प्लांट जिसे कहते हैं। तो आपको मनी प्लांट में पहले सीड डालना पड़ता है, कोई भी प्लांट में सीड डालना पड़ता है, उसी तरह मनी प्लांट में भी आपको सीड डालना पड़ता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम का अंग ही नहीं रहा है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पर कुछ चर्चाएं हो रही हैं, काफ़ी लोग इस पे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, प्राइवेट लेवल पे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, पर मुझे अभी भी सरकार के लेवल पे या फिर मुझे स्कूल्स के लेवल पे ऐसी कोई इनिशिएटिव होते हुए नहीं दिख रहे। उसके 2-3 और कारण है सर। उसमें एक कारण ये भी है कि कुछ पेरेंट्स अभी भी अपने बच्चों को फाइनेंस के बारे में सिखाना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं छोटा है अभी तो उसको कुछ और पढ़ाई करनी चाहिए, उसके माइंड में पैसे की सिखाते हैं। तो एक सेविंग की बात की जाती है, उसकी सेव करो, उसके अलावा और कुछ एजुकेशन नहीं है। वो भी कैसे फोर्सफुली कि ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। हाँ, बस ये चीज। ठीक है, तो आज तक किसी पेरेंट ने बच्चे को खर्चे और निवेश के बीच में फर्क नहीं बताया कि एक खर्चा होता है, एक निवेश होता है। आप एक आईफोन लेते हो, वो आईफोन खर्चा भी हो सकता है, वो आईफोन निवेश भी हो सकता है। आप उसका इस्तेमाल क्या करने वाले हो उस पर निर्भर करता है। अगर आप उसमें फालतू रील्स देखने वाले हो, टाइम पास करने वाले हो, दिन रात गर्लफ्रेंड से बात करने वाले हो, बॉयफ्रेंड से बात करने वाले हो, तो वो खर्चा है। पर उस पर आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाते हो, इंस्टाग्राम चैनल बनाते हो, रिकॉर्डिंग्स करते हो, कंटेंट डालते हो, या फिर किसी प्रकार का कोई भी चीज करते हो। आजकल ट्रेडिंग अगर आप सीख के ऑनलाइन कर लेते हो तो वो इट इज अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। तो वो आपको पैसे कमा के दे सकता है। तो कुछ लोगों के लिए आईफोन खर्चा भी है, कुछ लोगों के लिए आईफोन निवेश भी है। तो आज तक हमारे पेरेंट्स ने या आज के भी पेरेंट्स ने कभी डिनर टेबल पे ये सारी बातें नहीं की। जो कम्युनिटी ये सारी बातें करती है, आप अहमदाबाद में रहते हैं, गुजराती कम्युनिटी यहाँ पे रॉकिंग है, तो वो लोग के डिनर टेबल पे ये बातें होती हैं, पेरेंट्स ये बात करते हैं और इसलिए आप उसका इम्पैक्ट भी देखते हैं। उनके बच्चे भी ये बात करते हैं, उनके बच्चे पैसों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि लोगों ने अगर आप एजुकेटेड है, यानी आपने प्रॉपरली अपनी BCom कर ली, BA कर ली, तो आप एजुकेटेड हो जाते हो। पर ये एजुकेशन नहीं है। आज मैं गुजरात में ऐसे बच्चे देखता हूं जो फुल्ली एजुकेटेड नहीं होते, पर उनकी फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग, पैसे को लेके अंडरस्टैंडिंग, शायद उनको टर्म्स नहीं आते, पर फिर भी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, बनिया अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं, वो बहुत गजब होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि डिनर टेबल पे वो डिस्कशन होता है। ट्रू सर, लोग कहते हैं शुगर एक हेरिडिटरी डिजीज है। शुगर एक हेरिडिटरी डिजीज नहीं है। शुगर हेरिडिटरी इसलिए बनती है क्योंकि आप डिनर टेबल पे, लंच टेबल पे सेम खाना खाते हो। तो आपके पेरेंट्स जो खाना खा रहे थे वही खाना आप खा रहे हो, तो उनको भी उसी खाने से शुगर हुई और आपको भी उसी खाने से शुगर हुई। तो आपको ये लगता है क्योंकि मेरे फादर को शुगर थी तो मेरे को शुगर है। ये गलत धारणा है। इसी तरह फाइनेंशियल एजुकेशन भी एक हेरिडिटरी, आप कह सकते हो, डिजीज की तरह देखा जाना चाहिए। क्योंकि डिनर टेबल पे अगर माता पिता
फाइनेंस की बात नहीं करते, बताना नहीं, बच्चे को पता नहीं होना चाहिए पैसा कहाँ है, वो बिगड़ जाएगा, वो आज समझ नहीं पाएगा। तो वो जो डिनर टेबल पे डिस्कशन नहीं हुआ, वो आगे जाके उनके बच्चों की फाइनेंशियल हेल्थ पे बहुत मैसिव इम्पैक्ट करता है। जिस तरह आप सेम खाना खा के उनको शुगर की बीमारी दिला रहे हो, उसी तरह आप उनको फाइनेंस की बातें ना करके उनको फाइनेंशियली डिसेबल कर रहे हो। बहुत ही खूबसूरती से आपने समझा दिया। तो अभी आपने एक पॉइंट हम बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि देयर आर मेनी पीपल हु आर गुड इन जनरेटिंग इनकम। जैसे आपने कहा एक सोर्स ऑफ इनकम, तो कई लोग, कोई सेल्स में अच्छा है, कोई कम्युनिकेशन में अच्छा है, तो वो इनकम जनरेट करने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी वेल्थ बिल्डिंग में अच्छे नहीं होते। ये दोनों गेम किस प्रकार अलग हैं और किन रूल से खेले जाते हैं, अगर इसको थोड़ा आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। देखिए, हमारे ना अधिकांश चीज़ें जीवन में जो है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट यू पुट इन टू दैट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए जी, तो आप 4 घंटा जिम करोगे वर्सेस 6 घंटा जिम करोगे, तो 6 घंटे जिम वाले की जल्दी और ज़्यादा अच्छी बॉडी बनेगी। तो हमारा माइंड क्या ट्रेंड है कि मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा तो ज़्यादा अच्छी बॉडी बनेगी। जब आप जॉब पे जाते हैं तो आप कितने ज़्यादा देर काम करते हैं, उस पर आपका अप्रेजल इंक्रीमेंट निर्भर करता है कि भाई मैंने 12 घंटे काम किया, 14 घंटे काम किया, सैटरडे भी काम किया, संडे भी काम किया, तब कहीं जाके मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, मेरा मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनूंगा। तो हर चीज़ जो हम जीवन में कर रहे हैं उसमें हमारा माइंड ट्रेंड है कि ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मिलेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि निवेश एक ऐसा फील्ड है जहां आप जितना ज़्यादा करोगे उतना कम मिलेगा। तो आपका एफर्ट और आपका आउटकम इन्वेस्टमेंट्स के फील्ड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वाओ, कंप्लीटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी जैसे जब आप एक पेड़ को उगाते हैं, तो जब पेड़ को उगाते हैं तो पूरा टाइम पेड़ को पानी नहीं डालना होता, सुबह एक टाइम पे डालना है, सूरज के सामने उसको रखना। एक बेसिक 3-4 चीजें हैं जो हो सकता है आप 10-15 मिनट में दिन में कंप्लीट कर सके। अगर आप पेड़ में पानी डालते नहीं, मैं जितना ज्यादा पानी डालूंगा उतना जल्दी पेड़ बढ़ जाएगा, वो तो मर जाएगा बेचारा, ठीक है, ओवर हाइड्रेट हो जाएगा, सॉइल खराब हो जाएगी। राइट। यही इन्वेस्टमेंट्स है। आपको इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है। एक बार कर दिया, बीज डाल दिया, धीरे धीरे वो अपने आप उगेगा। उसमें कोई जल्दी नहीं हो सकती। देयर इज नो वे टू मेक क्विक मनी इन दिस वर्ल्ड। द ओनली वे टू मेक क्विक मनी इन दिस वर्ल्ड इज बाय वर्किंग ऑन योर एक्टिव स्किल्स। अगर आप 50,000 की तनख्वाह पे हो, अपने स्किल सीखते हो, अपने जो जॉब कर रहे हो उसमें बेटर हो जाते हो, तो आप अपनी तनख्वाह को अगले साल 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख भी कर सकते हो। पर इन्वेस्टमेंट में आप 50,000 को 1 लाख 1.5 लाख नहीं कर सकते 1-2 साल के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट्स क्यों अच्छी नहीं हो पाती? क्योंकि जीवन में जो हमें अधिकांश चीजें सिखाई गई हैं कि योर मोर एफर्ट्स विल गिव यू मोर रिजल्ट्स, इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट इन इन्वेस्टमेंट्स। मोर एफर्ट्स विल गिव यू वेरी बैड रिजल्ट्स। ये एक रिसर्च हुई है अमेरिका में कि जितने एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं, तो 90% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होता है जहां पे एक फंड मैनेजर बैठा है, डिसाइड करता है कि मैं कौन सा स्टॉक लूंगा, कौन सा स्टॉक नहीं लूंगा। ठीक है। एक पैसिव फंड होता है कि बोला S&P 500 एक इंडेक्स है, हम तो उसको कॉपी करेंगे जी, दिमाग नहीं लगाएंगे। ये 2 तरह के फंड होते हैं, एक्टिव होता है, पैसिव होता है। तो एक्टिव फंड में तो ज्यादा पैसा बनना चाहिए क्योंकि एक आदमी बैठा है, दिमाग लगा रहा है, इंटेलिजेंस लगा रहा है। ये देखा गया है कि सिर्फ 4% एक्टिव फंड्स हैं पूरे यूएस में जो पैसिव फंड्स को बीट कर पा रहे हैं। ओके। इसमें एक बड़ी अच्छी आपको कहानी सुनाता हूं। जी जी। वॉरेन बुफे 2008 में उन्होंने एक हेज फंड मैनेजर, यही जो एक्टिव फंड मैनेजर होते हैं, उसके साथ एक बेट लगाई। टेड सीडस करके बंदा था, उसके साथ एक बेट लगाई। तो वॉरेन बुफे ने बोला, देख भाई, मैं अपने पैसे पटक रहा हूं पैसिव फंड में, और तू तो एक्टिव मैनेजर है, तू चल मैनेज कर पैसा। दोनों एक अमाउंट ऑफ पैसा स्टार्ट करते हैं, 10 साल बाद मिलेंगे। अच्छा। 2008 की बेट थी। 10 साल बाद मिलेंगे, जिसके ज्यादा रिटर्न्स बने होंगे, जिसके कम रिटर्न्स बने होंगे, वो उस आदमी को पैसे देगा जिसके ज्यादा रिटर्न्स बने होंगे। बेट थी $1 मिलियन की। ओके। अब वॉरेन बुफे ने क्या किया, एक बार पैसा उठा के पैसिव इनकम फंड में डाल दिया। उसके बाद ना देखा ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, वही बीज डाल दिया, भूल गए और भूल गए। ये भाई रोज लगा हुआ है, टीम लेके बैठा हुआ है, और उसमें रिसर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, एंट्री कर रहा है, ट्रांजैक्शन कॉस्टिंग कर रहा है। 10 साल बाद दोनों मिले। वॉरेन बुफे ने 84% के आसपास रिटर्न्स कमाए 10 साल में, एनुअलाइज नहीं, टोटल। अब यूएस में ना बहुत अच्छा रिटर्न होता है क्योंकि यूएस में एफडी का रिटर्न 1% 2% होता है। तो वहां 84% 10 साल में, मतलब 6-7% कंपाउंडेड, बहुत बड़ी बात होती है। इसी अवधि में टेड सीडस ने 26% रिटर्न कमाए। वाह। तो एक आदमी जो एक्टिवली फंड को मैनेज कर रहा था, इंटेलिजेंट था, फंड मैनेजर था, सालों से फंड मैनेज करता है, वो पैसिव फंड से हार गया, पर एक लंबी अवधि में, 10 साल की अवधि में। यस। तो आज एक बंदा जो इनकम जनरेट कर रहा है, वो कुछ इंस्टाग्रामर्स को देख के, यूट्यूबर्स को देख के कि मैंने जो है
ये शेयर इतने प्राइस में खरीदा, आज वो 5 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, ये देख के एक्साइट हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि ये एक जर्नी है, ये भी एक करियर है। तो एक आपका नॉर्मल करियर होता है, एक आपका इन्वेस्टमेंट करियर होता है। आपका फोकस नॉर्मल करियर पे करो, इन्वेस्टमेंट करियर को साइड में बस बीज डाल के छोड़ दो। वो इतनी प्यारी चीज है, अपने आप ग्रो करता रहता है। आप उसको छेड़ोगे ना तो वो पेड़ खराब हो जाएगा। अब ये होता नहीं है, क्योंकि जैसे एक हमारी भाषा में कहते हैं चुल लगी होती है सबको कि खुजली है, चुल है, कुछ तो करूँ, कोई बटन दबाऊं, क्योंकि अब इतना ईजी हो गया है। पहले क्या होता था, जब मेरे फादर 1981 से इन्वेस्ट करते तो तब क्या होता था कि न्यूज़पेपर में हफ्ते के बाद आता था कि रिलायंस का प्राइस कितना मूव हुआ एक हफ्ते में। अब आपको 1 माइक्रो सेकंड का भी पता चल जाता है। तो तब लोग डिसीजन ही नहीं लेते थे, तो ऑटोमेटिकली लोगों की होल्डिंग पीरियड बढ़ गई, क्योंकि आपके सामने एक्टिवली स्कोरबोर्ड नहीं है ना, ट्रिगर्स नहीं है, ट्रिगर्स ही नहीं है। अरे यार ये देख क्या ओ कुछ हो गया, वो फेड ने रेट काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये प्राइस नीचे गिर गया, आज 2% गिर गया, आज 1% गिर गया। तो वो सब अब दिखता ही नहीं था आपको एक हफ्ता, तो डिसीजन ही नहीं लेता था आदमी। तो आज डिसीजन फटीग है नहीं, क्योंकि आपने फटाफट देखा, कट आउट किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक इंश्योर करती हैं कि एक व्यक्ति अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो ये सोचता है जो बाकी चीज़ों में जीवन में लग रहा है वही यहाँ लगेगा। तो माइंडसेट का कितना रोल है इसके अंदर? एक तो स्किल भी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग गेम की होना, कितना लेवल तक अंडरस्टैंडिंग्स और स्किल का रोल है और कितना माइंडसेट का रोल है, अगर आप उस पर कुछ एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, एक व्यक्ति का स्किल का रोल इसमें मुश्किल से 5 से 10% है। ओके। क्योंकि मेरे तो स्किल की जरूरत ही नहीं है ना, मैं तो फंड मैनेजर को पैसा दूंगा, म्यूचुअल फंड में पैसा डालूंगा, तो मुझे क्या स्किल चाहिए? स्किल तो उधर बैठी हुई है फंड मैनेजर की, वो लगा रहा है पैसा अपने आप। तो हमेशा किसी फंड मैनेजर के थ्रू ही जाने का। देखिए, मैं आज एक ऑडियंस से बात करता हूँ, आपके पास पैसे की तो नॉलेज है नहीं, तो आप ये सोच रहे हो कि आप एक बैलेंस शीट स्टडी कर लोगे। रिलायंस आज बैलेंस शीट, रिलायंस के ओनर को नहीं पता होगा उसकी बैलेंस शीट में क्या है। मतलब इट इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस शीट। ट्रू एंड सेम इज विद ऑल दीज बिग कंपनीज। आपको बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती है, आपको मार्केट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। जो फंड मैनेजर है वो 15 साल से ये काम कर रहा है, उसका रोज का काम है, वो मार्केट के अंदर बैठा है, उसको इंफॉर्मेशन पहले ट्रैवल होती है, वो डिसीजन ले सकता है, वो इमोशनलेस है, आप इमोशनल हो, ठीक है, आपको ये सब चीज़ों का कंट्रोल ही नहीं है, उसको सब चीज़ों का कंट्रोल है। तो आप अपना पैसा उसको दे दो ना, उसका रोज का काम है। आप अपने काम पे फोकस करो, आप अपनी तनख्वाह को डबल करो, ट्रिपल करो ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसको दे सको। राइट। तो हमारे यहाँ क्या है, सबको, सॉरी सर आपको ये वर्ड शायद अच्छा ना लगे, पर लोगों को ना मोहताजी चाहिए। अच्छा। मोहताजी का मतलब ये हो गया कि जो मैं कर सकता हूँ, एक्टिव इनकम बढ़ा सकता हूँ, वो मेहनत नहीं करनी है मेरे को। ऑफिस के बाद आके 1 घंटे की पढ़ाई कर लूँ या 2 घंटे की पढ़ाई कर लूँ, कुछ सीख लूँ, कोई कोर्स ले लूँ, वो नहीं करना है मेरे को, क्योंकि उसमें मेरा एफर्ट जाता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि भाई स्टॉक मार्केट से पैसा बन जाए और मेरे को साल का 40% 50% बना रहे। क्यों बनेगा? ये वॉरेन बफेट पिछले 60 साल से 20% रिटर्न बना रहा है, सिर्फ 20%। और आजकल के बच्चों को लगता है कि दिन में 10% बनना चाहिए, कि भाई 50,000 डालूं तो दिन के अंत में 5,000 रुपए निकाल कर। क्यों भाई? हाउ? दिस इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत होगी तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट ब्रेक होना ही वाला है। वो जो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आज हैबिट हो गई है, एडिक्शन है लोगों में, सब कुछ तुरंत चाहिए जी। वो जो 2 मिनट में मैगी बनती है वैसे ही चाहिए कि जी मार्केट भी 2 ही मिनट में सब उनके फेवर में कर दे। बिल्कुल। मैं आपको इस पे इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं। इंडिया में 8 करोड़ लोग ट्रेड करते हैं, मोटा मोटी 8 करोड़ डीमैट अकाउंट्स। 8 करोड़। ओके। पिछले साल 30 लाख लोग एलिजिबल थे लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देने के लिए। 8 करोड़ लोग में से 30 लाख लोग एलिजिबल थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देने के लिए। उसमें से 3% ऐसे थे, मतलब 10% ऑफ 30%, 3% ऐसे लोग थे जिनका 1 लाख से ऊपर का गेन था, जिसपे एक्चुअली टैक्स लगता है। 1 लाख के गेन तक कुछ नहीं लगता था। अभी वो 1.25 कर दिया इस बजट में। ओके। तो इस बजट में LTCG बढ़ा दिया ना, थोड़ा सा 10 की जगह 12.5 कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब 10 से 12.5% हो गया। अब मैं बताता हूं कि मानसिकता बताता हूं, डेटा से जो चीज समझ आती है ना, वो चीज किसी चीज से समझ नहीं आती। 8 करोड़ लोग हैं, 30 लाख लोग कुल मिला के एलिजिबल हुए हैं जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बना है। किसी का 20,000 बना होगा, किसी का 50,000 बना होगा, वो तो एलिजिबल ही नहीं है टैक्स देने के लिए, क्योंकि 1 लाख तक की छूट है। उसमें से 10% लोग, यानी टोटल 3% लोग ऑफ 8 करोड़, यानी 2.5 लाख लोग एलिजिबल हैं अब टैक्स देने के लिए, मतलब जिनका 1 लाख से ऊपर का गेन है। ठीक है, उसमें भी सबका 10-10 लाख तो गेन है नहीं, किसी का 1.25 होगा, किसी का 1.5 होगा। आप सोचो ये 10 से 12.5 हुआ, मेरे हिसाब से 10 लाख से ऊपर तो रील बन गई होंगी इस पे कि हाय हाय मार डाला मार डाला मार डाला। अरे किस बात का मार डाला? तुम हो क्या उस 2.5 लाख लोगों में?
जिनको देना एलटीसी, मेरे को रोना चाहिए, मेरे को देना एलटीसी चाहिए। तो पॉइंट ये है कि लोगों को ना हाई हाई करने का बहुत शौक है, मोहताजी करने का बहुत शौक है। ये बुरा लग सकता है लोगों को, बट मैं ये थोड़ा बोलना चाहता हूँ, जानबूझ के ये बात बोलना चाहता हूँ कि बातों को डेटा से समझो। लोग प्रॉफिट्स नहीं कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टॉक मार्केट का बॉस कह रहा है, सेबी कह रहा है। सेबी ये कह रहा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में 70% लोग लॉस कर रहे हैं, और अगर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट जोड़ दो तो 90% लोग लॉस कर रहे हैं। ओहो। और ये लॉस जो है ये 54,000 करोड़ का लॉस है साल का। अगर इन सबका लॉस जोड़ दिया जाए पर ईयर 54,000 करोड़ रुपए का लॉस है। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो हमारे देश की सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका एनुअल बजट 35,000 करोड़ होता है। तो यहां 35,000 करोड़ रुपए का मतलब बॉम्बे के बजट का 2 टाइम्स, मोटा मोटी 1.5 गुना समझ लो, 1.5 गुना करीब। तो भारतवर्ष मस्ती मस्ती में लॉस कर रहा है। आज 3 महीने की एसआईपी है 54,000 करोड़ रुपए। तो इससे अच्छा है, लॉस करने से अच्छा एसआईपी में डाल दो ना पैसे। सो यानी कि व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म गेम में ज़्यादा इन्वेस्टिंग बेटर है एज कम्पेयर टू जो लोग क्विक गेन्स की तरफ जा रहे हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट लोगों को लाना पड़ेगा। क्विक गेन्स कोई नहीं बना सकता, ये मैं लिखित में दे सकता हूं। इट इज इम्पॉसिबल। आप 3 महीने के होराइजन में, 6 महीने के होराइजन में, 12 महीने के होराइजन में प्रॉफिट्स बना सकते हैं। ओके। पर अगर मैं आपको 10 साल का, जो टेड सीडस और वॉरेन बुफे, ऐसा काफी टाइम आया होगा जिसमें टेड सीडस के रिटर्न्स वॉरेन बुफे के ऊपर गए होंगे, और 10 साल की अवधि को जब देखा गया तब पता चला कि भाई टेड सीडस तो 25-26% पे रह गए और ये भाई 84% मार गया। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, A = P × 1 + R⁻n। 3 चीजें हैं, आप कितना पैसा डालते हो वो कितने रेट से कंपाउंड होता है और वो कितने समय तक रहता है। इसमें जिस रेट से कंपाउंड होता है ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि मार्केट्स अपने हिसाब से बिहेव करेंगी। आप एक बहुत छोटा प्लेयर हो मार्केट में, और आप मार्केट्स को डिफाइन नहीं कर सकते, बड़े लोग भी नहीं कर सकते। तो मार्केट्स के रेट तो आपके कंट्रोल में नहीं है। 2 चीज़ें आपके कंट्रोल में, आप कितना पैसा डालते हो और कितनी देर के लिए डालते हो। अब कितना पैसा डालते हो वो मल्टीप्लिकेशन में, P × 1 + R⁻n, पर कितनी देर के लिए डालते हो वो एक्सपोनेंशियल है, raised-to-a। तो जितना ज़्यादा देर पैसा डालोगे उतना ज़्यादा कमाओगे। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ ज़्यादा मत कमाओ, ज़्यादा देर कमाओ। ब्यूटिफुल। सो अगर जो बिल्कुल कंप्लीटली न्यू ऑडियंस है हमारी, ये ऑलमोस्ट फाइनेंस पे बहुत कम गेस्ट आए हैं आज। आई थिंक इट्स वेरी गुड कि काफ़ी सारा एजुकेशन लोगों को मिलने वाला है। तो काफ़ी सारा हमारा ऐसा ऑडियंस है जो आप ऐसा समझे कि बिल्कुल बिगिनर है इन्वेस्टिंग की समझ में जी। तो क्या डूज है जो एक कंप्लीट बिगिनर को जो आना चाह रहा है, और क्या डोंट्स है? अगर आप कुछ मेन अपनी जर्नी से कुछ पॉइंट्स बता सको तो बढ़िया रहेगा। देखिए, डोंट्स पहले स्टार्ट कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल। कोई भी रिश्ता लंबा तब चलता है जब उसमें अपेक्षाएं कम होती है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से लंबा रिलेशन चाहिए, मुझे लंबा रिलेशन चाहिए था। मैं 18 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ, 18 ईयर्स, 2006 से। मुझे लंबा रिलेशन चाहिए, और मुझे, और इसको जब तक मैं जीवित हूँ मुझे इसके साथ रिश्ता चाहिए। मेरी तो ये शादी है एक तरीके से, ठीक है। मैं तो मतलब वो टिल डेथ डज अस अपार्ट कहते हैं ना, टिल डेथ डू अस अपार्ट। तो जब तक मृत्यु हमें अलग नहीं करती, मेरे को तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, क्योंकि ये ऐसा समंदर है जो मुझे, जिसमें से लोटा भर भर के मैं पैसे कमा सकता हूँ। पर अगर मैं इसको पूरा सुखाने की कोशिश करूँ तो सर, ये ताकत तो सूरज में भी नहीं है कि वो पूरे दरिया को एक साथ सुखा सके। तो अगर सूरज में वो ताकत नहीं है तो मेरे में तो बिल्कुल नहीं। तो पहले अपने आप को बताओ कि भाई, यू आर नॉट हियर टू मेक क्विक गेन्स, यू आर टू हैव अ लॉन्ग रिलेशनशिप विद द मार्केट। बिकॉज लॉन्ग रिलेशनशिप जब आप रखोगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होगे। एक्सपेक्टेशन अगर आप रियल रखोगे, अगर आप ये रखोगे एक्सपेक्टेशन कि मेरा पैसा हर साल दुगना होगा, आपका दिल खराब होगा, आप इस मार्केट को छोड़ के चले जाओगे। अगर आप पिच से गए तो आप रन नहीं बना पाओगे, तो पिच पे रहो। अगर आप कहते हो कि मुझे 12 से 15% का रिटर्न्स चाहिए जी, तो इस मार्केट में क्षमता है कि आपको अगले 40 साल तक 12 से 15% के बीच का रिटर्न्स दे देगी। आज ये स्थिति है हमारे भारत देश की, ग्रोइंग कंट्री है, ग्रोइंग स्टॉक मार्केट है, बहुत अभी स्कोप बाकी है। तो पहली चीज है, अपेक्षा कम रखो मार्केट से, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन मत रखो, ठीक है। दूसरी चीज है कि कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन तरीके से, परसिस्टेंट तरीके से इन्वेस्ट करो। अब इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके हैं, या तो खुद करोगे या फंड मैनेजर्स के थ्रू करोगे। अगर खुद करना चाहते हो तो जिस तरीके से 5 साल लगे डॉक्टरी करने के लिए, 4 साल लगे इंजीनियरिंग करने के लिए, 3-5 साल लगे MBA करने के लिए, इसी तरह स्टॉक मार्केट को पहले अच्छे से सीखो। आज अगर करना है तो एक लर्निंग कर्व से गुजरना पड़ेगा। आपको CFA करनी पड़ेगी, आपको MBA फाइनेंस करनी पड़ेगी, आपको फाइनेंस के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट सीखनी पड़ेगी,
आपको P&L सीखनी पड़ेगी, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। हमको कोई थोड़ी छुरी कांटा पकड़ा के बोलेगा किसी का सर्जरी कर दो। कोई यूट्यूब पे वीडियो देख के तो आप और मैं सर्जरी कर नहीं सकते। तो आप ये क्यों अपेक्षा करते हो कि यूट्यूब पे वीडियो देख के आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीद लोगे? हाँ, बट लोगों की तो ये एक्सपेक्टेशन है आजकल तो एक्चुअली। बस गलत एक्सपेक्टेशन है, तो गलत होती है। फिर 10% लोग 90% लोग लॉस करते हैं, फिर गाली देते हैं मार्केट्स को। मार्केट को क्यों गाली दे रहे हो? आपकी गलती है। अगर कोई डिग्री पाने को आज 5 साल लग रहे हैं, 4 साल लग रहे हैं, तो इसमें भी तो कुछ होगा ना, इसको भी तो स्टडी करना पड़ेगा। आप टिप पे कैसे डिपेंड कर सकते हो? यार IRFC का शेयर खरीद लो, IRCTC का शेयर खरीद लो, REC का शेयर खरीद लो। तो ये, और तीसरी चीज जब इसमें है, आपने एजुकेशन ली, फिर आप मानसिकता बिल्ड करो, क्योंकि ये पैसे की बात है। पेपर ट्रेड करना और रियल ट्रेड करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब आप पेपर ट्रेड करते हो, आप अज्यूम करते हो आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप शेयर खरीद बेच करते हो, तो आपका इमोशन नहीं प्ले करता। उस टाइम आप कोल्ड होते हो, अपना स्टॉप लॉस लेते हो, सब कर लेते हो। पर यही 10 लाख अपने लगा दो एक बार, फिर देखता हूं कितने लोग स्टॉप लॉस ले पाते हैं। लोग स्टॉप लॉस नहीं ले पाते। तो रिस्पेक्ट करो पैसे की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, या तो आप अपने आप सीख लो। अगर आपका मेन व्यवसाय स्टॉक मार्केट नहीं है, अगर आप नौकरी कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप किसी भी तरीके का कंसल्टिंग व्यवसाय कर रहे हो, तो प्लीज भूल जाओ इन्वेस्टमेंट को। वहां पे डाल दो म्यूचुअल फंड्स में, पैसिव में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, उसकी बाद में चर्चा करते हैं। पर भूल जाओ उस चीज को, आप फोकस करो अपनी ग्रोथ पे। जो आपका एक्टिव इनकम है उसको आप इंक्रीज करो, और जस्ट हायर समबडी और गिव समबडी जो कि आपके लिए मैनेज करे। बस ये करना है पैसे के साथ, इससे पैसा बन जाता है। हाँ। इसके अलावा किसी चीज से पैसा नहीं बनेगा। लोग आके बोलेंगे मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया, वो शॉर्ट ड्यूरेशन है। किसी ने 1 साल में किया, 2 साल में किया, कोई बड़ी बात नहीं। 10 साल में करके दिखाओ, 15 साल में करके दिखाओ। 15 साल खेलो, फिर मेरे से आके बात करना। मैं 16 साल से खेल रहा हूँ, तब तो एप्पल टू एप्पल हो गए ना आप मेरे साथ। मैंने तो कितने साइकिल्स देखे। 2008 का क्रैश देखा, 2009-10 की चढ़ाई देखी, फिर 12 से लेके 16 के बीच की मैंने फ्लैटनेस देखी, 16 के बाद फिर थोड़ी सी ग्रोथ देखी, फिर 20 का क्रैश देखा, फिर यहां बैठा हूं आपके सामने इस बातों का जवाब देते हुए। तो इतने साइकिल्स देख के आ गया मैं। तो आज अगर कोई 22 साल का लड़का, 25 साल का लड़का अगर आर्ग्यू करता है इस केस पे कि मैं कर सकता हूं, तो यू शुड टॉक टू मी व्हेन यू आर 40, कि तब तक आपने 2-3 साइकिल देख लिए होंगे, एक आधा क्रैश देख लिया होगा, तब चेक करेंगे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी होती है। फिर भी जो ये कई बार लोगों में एक ग्रीड अंदर से चलती है, जो इमोशन उनको रोकता है, तो हाउ डू यू हैंडल दैट? कभी आपको खुद आया कि कभी लगा हो कि नहीं अभी कुछ ज़्यादा, या फिर शुरुआत से ही ये पेशेंस आपने डेवलप किया था? इसको कैसे कोई कल्टीवेट कर सकता है ऐसे माइंडसेट को? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, कुछ चीज़ें तो थप्पड़ खा के ही समझ आती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं भगवान हूँ, मैंने पहले दिन से ही ठीक किया। मैंने भी ऑप्शंस खरीदे, मैंने भी क्विक मनी के लालच में पैसा लूज़ किया। मेरे पास भी लोग आए, मुझे बोले कि भाई हम तेरे को महीने में जो है 2 गुना कर देंगे पैसा, तो मैंने उनको अपना पैसा दिया। तो मैंने भी ये सब किया। पर मैंने क्या किया, देखिए बड़ी बात ये थी कि अगर मेरे पास 100 रुपए थे, तो मैंने ये काम 10 रुपए से किया, 20 रुपए से किया। छोटे अमाउंट से किया आपने, बड़े मतलब उससे मैं मर नहीं जाऊंगा वैसे अमाउंट से किया। आज प्रॉब्लम क्या हो गई है सर, कि लोग ये सिर्फ अपने 100% कैपिटल से नहीं कर रहे। मेरे पास 1 लाख है ना सर, आपसे 10 लाख ले लूंगा, उनसे 10 लाख ले लूंगा, अपना 10 लाख लगा दूंगा, फिर ये 30 लाख के साथ गैम्बल करूंगा। अब मेरे पे ट्रिपल लाइबिलिटी होगी ना। मेरे तो 100% गया और 2 लोगों का 100% मैंने और ले लिया। तो प्रॉब्लम आज ये हो गई है कि लोग ये सोचते हैं, मैं एक लड़के को जानता हूँ, 22 नाउ, मतलब अभी उसकी उम्र 22 साल है। 2020 में कोविड में सब ट्रेडर बन गए थे, तो वो भी ट्रेडर बन गया। उसने कुछ ट्रेडिंग करी, तो शुरू में वो जो बिगिनर्स लक होता है वो उसको फेवर कर गया। तो ही स्टार्टेड मेकिंग 7% पर मंथ। अभी तो कूल जलूल रिटर्न्स है। तो उसको लगा कि ये 7% तो हर महीने चलेगा, अपनी गाड़ी बढ़िया हो गई। तो उसने जाके अपने दोस्तों को बताया होगा। दोस्त इमीडिएट लालच आई जाता है यंग बच्चों में। तो किसी ने 1 लाख दे दिया, किसी ने 50 दे दिया, किसी ने पापा से लेके दे दिया, उसने खुद के पापा से ले लिया। ये सब करते करते उसने 60-70 लाख रुपए जमा कर। अब उसके रिटर्न्स हो गए जी कम, 7% की जगह 1-2% रिटर्न्स हो गए। ठीक है, वो तो टिकते नहीं है रिटर्न्स इस तरीके से। अब उसने सबको प्रॉमिस किया हुआ था। तो किसी ने उसको आके बोला कि सर आप एक काम करो भैया, आप एक ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है, आप उसमें पैसा डालो, ये ऑप्शंस ना 10-10 गुना हो जाते हैं दिन में। तो उसने सारा 70-80 लाख रुपए उठा के ऑप्शंस में डाल दिया। अब ऑप्शंस में डाला, ऑप्शंस तो मतलब ऑप्शंस खरीदने वाले तो पैसे कमाते ही नहीं है। तो उसका पूरा 70-80 लाख रुपए वाइप आउट हो गया, बिकॉज वो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया। 80 लाख रुपए डाउन है सर, 25,000 की तनख्वाह है, साल का 3 लाख कमाएगा, अगले 30 साल लोन चुकाएगा। वन फाइनेंशियली रॉन्ग डिसीजन कैन टेक यू बैक 10 to 20 years ऑफ योर लाइफ। तो अगर आपको मस्ती करने का मन है, अगर कहीं भी एक अर्ज हो रही है, खुजली हो रही है, तो पूरा कैपिटल मत डालो, थोड़ा पोर्शन डालो।
टेस्ट कर लो। इस पे भी हमारे गुरुजी की एक बात है, हमारे गुरुजी कहते हैं डोंट टेस्ट द डेप्थ ऑफ वाटर्स विद बोथ योर फीट। बड़ी सिंपल बात है कि भाई जितना दोनों पैरों से अगर अंदर चले गए वो बहुत गहरा है तो तुम तो सीधा अंदर, पर थोड़ा पैर डाला पता चला अच्छा अरे मिल रहा नहीं है तो आप सेफ हो, बाहर सेफ, आ गए वापस, आप वापस आ जाओ, थोड़ा सा गीले होके आ जाओगे। तो हम भी वही करते हैं। आज भी मैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता मस्ती, मैं करता हूँ, पर वो कैपिटल इतना छोटा है, मेरे टोटल कैपिटल का इतना छोटा पोर्शन है कि फर्क ही नहीं पड़ता। खो गया तो खो गया, ठीक, मस्ती थी, आई कैन अफोर्ड इट। तो यू प्ले सट्टा उतने से खेलो जितने से आप अफोर्ड कर सकते, बाकी को चुपचाप अपना काम पे लगाओ। मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे दिन महीने में हम 90 मील्स खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर 3 मील हो गई, तो 90 मील्स फॉर एग्जांपल खाते हैं। इसमें से कितनी मील बाहर खाते हैं? 5-10 ज़्यादा। तो यानी 90% घर पे खाते हैं, 10% घर के बाहर खाते हैं। घर पे खाते तो क्या खाते हैं? दाल चावल रोटी सब्जी, फिक्स है, मोटी मोटी वही चीज़ होगी। 80 उसमें भी 80-90% सेम ही चीज़ें होती हैं। भाई आपको समझो भिंडी पसंद है तो आप बोलोगे ज़्यादा भिंडी बनेगी, कोई सीजन चेंज हो गया तो सीजनल कोई वेजिटेबल्स आ जाएगी, राइट? इसी तरह इन्वेस्टमेंट है, 90% आपको दाल चावल खाना है, विच इज योर म्यूचुअल फंड्स। नहीं तो हाजमा खराब हो जाएगा। और जैसे जैसे आप ओल्ड होते हो वैसे वैसे घर का ज्यादा खाना है, नहीं तो आप और खराब आपका हाजमा हो जाएगा। तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स को डील करो, घर का खाओ, विच इज सिंपल खाना खाओ ताकि बॉडी हमेशा तंदुरुस्त रहे। इन्वेस्टमेंट्स करो, म्यूचुअल फंड्स में करो, ये आपका दाल चावल है। हाँ भाई, वो थोड़ा बहुत क्रिप्टो करना है, पेनी स्टॉक्स करना है, फ्यूचर्स ऑप्शंस करना है, सर आप मना मत करो, मेरा मन है तो कर ले, पर 10% से कर ले। अच्छा, आपने, मैं पूछने वाला था ये सवाल, जो बिटकॉइंस और क्रिप्टो इन सब का क्या मार्केट है इंडिया में और क्या फ्यूचर है? इज़ इट लेजिटिमेट और क्या ये फ्यूचर होगा कुछ इनके अंदर? क्योंकि बिटकॉइंस पे तो बहुत लोग करते हैं, कई बड़े बड़े लोग भी उसके ऊपर करते हैं। तो क्या ये, पहले तो ये कि क्या ये लीगल है? सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये इंडिया में लीगल है क्या? सेकंड चीज़, इसका फ्यूचर क्या है? और तीसरा चीज़ कि लोग इसमें कई 10 टाइम्स रिटर्न की बात करते हैं, कि 20 टाइम्स रिटर्न की बात करते हैं, 10x 5x 2x की बात होती है। तो वो किस तरीके से, क्या बबल है, ब्रेक होगा? तो उस पर थोड़ा एजुकेट कीजिए आप। लीगैलिटी के एंगल से अभी क्लैरिटी नहीं है। इट्स अ टैक्सेबल इंस्ट्रूमेंट, वेदर इट इज लीगल और नॉट अभी ये पता नहीं। ओके, मतलब सरकार ने ये नहीं बोला कि ये लीगल है कि नहीं, बोला ये इस पर टैक्स जरूर देना है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा ग्रे एरिया चल रहा है। तो देखिए, आपकी सरकार जिस चीज को क्लैरिटी से नहीं बताती, मेरे हिसाब से आपको उसको छूना भी नहीं चाहिए। अभी पीछे बहुत सारे केसेस हुए कि काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने एक फॉरेन एक्सचेंज कंपनी, एफएक्स कहते हैं हम उसको, फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में एक एक्सचेंज कंपनी है जो जम के इंडिया में स्पेंड कर रही है। मुझे तक आया था जब मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हुआ कि सर आप हमारे लिए कर दो वीडियोस, तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि वो आरबीआई बैंड लिस्ट में। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें गवर्नमेंट क्लियर नहीं है, उसमें गवर्नमेंट क्लियर है कि ये बैंड है, उसके बावजूद काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब उनके कोई रीज़न होंगे, उनको लगता होगा यार हमारा घर इसी से चल रहा है, पैसे नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैं मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एरिया। मैं भी उन्हें नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की। हाँ, जैसे ये खबर कहाँ से मिले कि ये बैंड है नहीं है? क्योंकि देखिए, आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए, बायर बीवेयर है ना। आप अगर कोई भी आपको आके कथा सुना के जाता है तो इंटरनेट जिंदाबाद, आप जाइए चेक करिए। मैं अगर बोल रहा हूँ कि आपका फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के बहुत सारे ऐप्स को आरबीआई ने रेगुलेट किया हुआ है, बंद किया हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा आर्टिकल। इट इज़ एज सिंपल इज दैट। आप तो इंटरनेट का ज़माना है, फटाक से मिल जाएगा। तो फर्स्ट चीज़ है कि गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ पे। तो हाँ, मैं आ रहा था उस पर कि वो बैंड जो ऐप है उसको काफ़ी लोगों ने प्रमोट किया। अब ईडी रेड मार रही है उस पर, जो उनको अकाउंट्स मिल रहा है, चाहे छोटा चाहे बड़ा। तो अगर आपने $1000 भी डाले थे, $2000 भी डाले थे, उस पर आप पकड़े जाओगे। और एक बार आपको पता है कि आप इंडियन ऑफिशियल से पकड़े गए तो फिर आपकी पूरी जिंदगी आराम है। तो क्यों अगेन ऐसा क्यों कोई स्टेप लेना जो आपको आगे 10-15 साल के लिए रुलाए? पैसे की बात है ना, तो बी सेफ। तो क्लैरिटी लीगैलिटी में नहीं है। देखिए, बहुत सारे अभी जितने भी ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, ये दुबई मूव कर गए। वजीर एक्स है या फिर CoinDCX है, काफी लोग दुबई मूव कर गए। वजीर एक्स में अभी वो इशू कितना चला था, $300-400 मिलियन का कुछ गड़बड़ हुआ, राइट। तो देखिए, ये सब अभी FTX क्रैश हुआ, उससे पहले 1.5-2 साल पहले, जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज था। बाइनेंस जो लार्जेस्ट एक्सचेंज था, उसमें प्रॉब्लम्स आई। तो आप देख रहे हो इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है। तो जब आप देख रहे हो इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट आपकी क्लियरली डायरेक्शन नहीं दे रही है, तो आपको क्यों घुसना है इसमें?
व्हाई डू यू वांट टू इवन ट्राई दिस? तो ये बेसिकली है। तो मेरा तो मतलब दिस इज माय स्टैंड कि इसको नहीं ट्रेड करना चाहिए। सिर्फ इंडियंस के लिए है या फिर कोई भी कंट्रीज हैं जहाँ पे नहीं, जैसे stance दुबई clear में, है? दुबई में क्लियर है, दुबई में आप कर सकते हो, दुबई में तो फॉरेन एक्सचेंज भी कर सकते हो, ओके वो तो कंप्लीटली अलाउ करते हैं, वो तो लिबरल है इस मामले में, ठीक है। देखिए वो लिबरल है, उनके काफ़ी रीजंस है, दे कैन कंट्रोल थिंग्स वेरी वेल बेटर देन आवर गवर्नमेंट्स। इंडिया में हवाला ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच आर नॉट इन फेवर, वहाँ टैक्सेशन नहीं है, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट हर चीज़ को सस्पिशन से देखती है कि यार ये किस लिए यूज़ होगा। अब बिटकॉइन है, किसी को पता ही नहीं किसने भेजा किसने खरीदा, तो ये तो बहुत मस्त टूल है हवाला करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑलवेज लुक्स एट इट फ्रॉम अ लेंस ऑफ कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, मेरा रेवेन्यू लॉस हो सकता है, तो इसलिए सरकार उन चीज़ों को टैक्स कर देती है, इमीडिएटली टैक्स कर देती है। तो ये गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस होता है। हाँ। और जो 10x कई बार लोग हाँ, कहते हैं 10x रिटर्न्स। सर ना मैं एक बात कहता हूँ कि जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। तो अगर आपको कोई ऐसी बात आके बता रहा है विच इज टू गुड टू बी ट्रू, भाई आपको जंगल में हो, आपको एक बहुत सुंदर लड़की दिख गई, देन वेरी लेस चांस था कि जंगल में एक सुंदर लड़की खड़ी होगी, तो दैट मीन्स किसी चुड़ैल ने अपना रूप बदला होगा, आपको वो खाने वाली है। तो कोई आपको आके कुछ चिपका के जा रहा है कि भाई आपको 10% या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 5 टाइम्स कर दूंगा, इज इट अ नॉर्मल रिटर्न? टुडे एफडी इज गिविंग यू 7%, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स आर गिविंग यू 12-13%। हाँ, कोई एक साल हो सकता है जब ऐसा कुछ हो जाए, बट दैट विल हैपन व्हेन यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट मार्केट। आते हैं ऐसे समय आते हैं जब आप मार्केट से अच्छा रिटर्न्स कमा लेते हो। भाई 2020 के क्रैश में जो रुका उसने 2021 का फायदा भी उठाया, 2022 का भी फायदा उठाया, पर ही शुड बी रेडी कि हो सकता है 2027 में क्रैश आ जाए। तो ये तो अगेन एज आई सेड कि बेट्स आर नॉट ऑफ शॉर्ट टर्म, बेट्स आर ऑफ लॉन्ग टर्म। ये कछुए और खरगोश की रेस है और इसमें कछुआ जीतेगा, हमेशा जीतेगा। तो ये है। तो आप अनरियलिस्टिक रिटर्न्स लोग आके जाते हैं, मतलब ये सारे किस्से देते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। अब कुछ लोग आएंगे आपको बोलेंगे, टेलीग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए, 50,000 दीजिए, मैं आपको दिन का 5,000 कमा के दूंगा। ऐसे काफी मैसेजेस आते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ही इज सेइंग कि मैं आपको दिन का 10% कमा के दूंगा, राइट। तो अब एक केस स्टडी लेते हैं कि आपने 1 रुपया डाला और वो 1 रुपया 10% डेली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। आपने 1 रुपया डाला, वो 1 रुपया 10 पैसा हो गया। अब आपने अगले दिन 1 रुपया 10 पैसा डाला, तो अब उसको 1 रुपया 21 पैसा हो गया, कंपाउंडिंग लग गई उस पर, ठीक है। साल में 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 250, ओके। 250 दिन मार्केट्स ओपन होती है, इंडियन स्टॉक मार्केट्स। अगर आपने पहले दिन 1 रुपया डाला है, तो ये 250 दिन के बाद क्या नंबर होगा आपके हिसाब से? अगर ये कंपाउंड होता रहे, ये कंपाउंड होता रहे तो, क्योंकि उसने तो यही प्रॉमिस किया ना, मैं तेरे को 50,000 पे 5,000 दिन का कमा के दूंगा, दिन का कमा करके देगा। तो मैं तो बहुत समझदार हूं, मैं वापस उस 50,000 में 5,000 डाल दूंगा। 2-2,500 टाइप कुछ, 2-2,500 आपके हिसाब से 2,2,500 हो जाएगा। द आंसर इज 2,230 करोड़। मैं 1 रुपए की बात कर रहा हूँ, 1 लाख नहीं, 1,000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 करोड़ नहीं। आप 1 रुपया अगर डालोगे करोड़ हो जाएगा, तो वो 2,230 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो यार अगर वो कर ही पाता तो अपने पैसे कोई कर लेता ना, तुम्हारे पास क्यों आना है? क्या जरूरत क्या है उसे? उसको जरूरत क्या है? अगर वो 50,000 से दिन का 5,000 बना सकता और उसको वो कंपाउंड कर सकता, क्योंकि वो तो कह रहा मैं रोज बना के दूंगा, तो बेस बना ना अपना, पहले दिन 50,000 था, अगले दिन 55 कर। सही बात। तो 1 रुपया जब 2,300 करोड़ बन सकता है, तो उसके पास तो अंबानी से ज्यादा पैसा हो जाएगा 1 साल के बाद। तो जब अगेन आप जब राइट क्वेश्चनिंग नहीं करते व्यक्ति से, आप उससे सही चीजें पूछ रहे नहीं हो, आप सिर्फ बेसुध होके या फिर अनकॉन्शियस होके डिसीजंस ले रहे हो, तो फिर आपका पैसा तो जाएगा ना। फिर उसमें सरकार की या अंबानी की या अडानी की या किसी की भी क्या गलती है, किसी टीचर की, कोच की क्या गलती है? तो ये बायर बीवेयर है, बायर को बीवेयर होना पड़ेगा। जिसका पैसा लग रहा है उसको सवाल पूछने पड़ेंगे। तो मेन ये चीज़ है कि अपने इमोशंस को आप कितना, स्पेशली जो एक ग्रीड है, कई बार सब कुछ बताने के बावजूद भी हमारे अंदर का जो ग्रीड फैक्टर है वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी आई थिंक किसी तो भी सेलिब्रिटी के लिए नाम तो यहाँ नहीं ले सकते हम, बट ऐसा कुछ चल रहा था कि उसने बहुत सारे लोगों का पैसा लिया, बिटकॉइंस में डाला और दैट वाज मैनिपुलेशन, ऐसा कुछ, और खत्म हो गया पैसा। तो पॉइंट यही है ना कि होना यही है। अच्छा, बिटकॉइन सब बोल रहे हैं, पीछे जब क्रैशेस हुए तो बिटकॉइन हैड रीच्ड अ लेवल ऑफ आई थिंक व्हाट $16,000-17,000, फिर इट रीच्ड अ लेवल ऑफ $70,000-75,000। तो कोई चीज़ जो इतनी वॉलेटाइल है उसमें आप भगवान थोड़ी हो कि 17,000 में घुसोगे 70,000 में निकलोगे। वॉरेन बफे का क्या टेक है इस पे?
वो तो डालते नहीं, उसका बड़ा सिंपल फंडा है, आई डोंट इन्वेस्ट इन थिंग्स व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड। बस देखिए, मैं म्यूचुअल फंड में डालता हूँ पैसा। म्यूचुअल फंड पैसा कहाँ डाल रहा है? स्टॉक्स में डालता है। कौन से स्टॉक्स में डालता है? रिलायंस में डालता है, TCS में डालता है, इन्फोसिस में। मैं सबको जानता हूँ। मैं जानता हूँ रिलायंस के पीछे एक मुकेश अंबानी है, उसके पास एक तेल का कुआं है, एक रिफाइनरी है, एक शॉप है बहुत सारी, जियो है, 70-50 करोड़ यूजर्स है उसके। तो मुझे पता है एक रिकरिंग रेवेन्यू का अच्छा बिजनेस है। हाँ, अब आगे वो ग्रो करेगा, कितना करेगा, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं जानता हूँ मेरा पैसा एक सही जगह लग रहा है। अब मेरा पैसा एक ब्लैक बॉक्स में लग रहा है जिसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं तो बहुत अनसेफ फील करूंगा उसमें। और बच्चे आजकल इसको ऐसे खेल रहे हैं, मतलब दे आर न्यूक्लियर वेपन्स, लिटरली। वॉरेन बफेट उनको न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को, कि भाई मैं, मतलब दे आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, दिस इज द वर्ड ही यूजेस। तो आप जो इतना बड़ा इन्वेस्टर है वो तो इनको खेल रहा नहीं है, राइट। तो आप क्या समझते हो, आप मतलब इस गेम में जीत जाओगे? तो ये कैसे, कहाँ इन्वेस्ट होता है, इसकी वैल्यू क्यों बढ़ती है? जो भी ये डिजिटल करेंसी है, इसका वैल्यू किस तरीके से बढ़ता है? देखिए, कोई भी डिजिटल करेंसी हो या ऐप हो, जैसे जोमेटो की वैल्यू क्या है? जोमेटो की इंडिपेंडेंट तो कोई वैल्यू नहीं है ना, उसकी तो एक ऐप है। उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि दोनों तरफ उसके पास बहुत सारे यूजर्स हैं, खाने वाले भी बहुत हैं, खिलाने वाले भी बहुत हैं, और खाना पहुंचाने वाले भी बहुत हैं। तो जब ये इकोसिस्टम पूरा चर्न करता है तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्रिएट होती है। उबर भी सेम है, चलाने वाले भी बहुत हैं और चढ़ने वाले भी बहुत हैं ऊपर उबर में। तो उबर ऐसा सिस्टम चर्न करता है जब इतना सारा ट्रांजैक्शन होता है। देखिए, जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है बिटकॉइन की, उसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन इज द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज ब्लॉकचेन एक इंसान को भगवान बनने से बचाता है। भगवान कौन है? भगवान वो है जो पास्ट बदल सकता है। हमारे यहाँ लैंड रिकॉर्ड्स में पास्ट ही बदल दिया जाता है, आपको पता है। रिटर्न होते थे, हैंड रिटर्न होते हैं। तो क्या होगा कि भाई किसी को आपने ऊपर नीचे कर दिया तो उसने संजय कथुरिया की जगह राकेश कथुरिया कर दिया या सुरेश कथुरिया कर दिया, हल्का सा रब करके। अब लड़ते रहो आप कोर्ट में पटवारी के साथ कि भाई मेरा तो जमीन थी, मेरी जमीन थी, मेरी जमीन थी। जब ये रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये फाइल उसके हाथ में थी, ब्लॉकचेन में ये फाइल उसके हाथ में होती ही नहीं है। ये फाइल बहुत सारे लोगों के हाथ में होती है, और बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना, जिनको आप जानते भी नहीं हो, इट्स इम्पॉसिबल। तो एज अ टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टेक्नोलॉजीज ऑफ दिस वर्ल्ड। हाउएवर, एज अ कॉइन उसका यूज क्या होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड, इंडियन प्लेटफॉर्म कॉल्ड पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत सारी एप्स बनी हुई हैं। ठीक है, इन्हें डैप्स कहा था, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स कहा जाता है। पॉलीगॉन इज अ लेयर 2 ब्लॉकचेन कहते हैं। तो लेयर 2 ब्लॉकचेन है, लोग इस पे एप्स बना रहे हैं, उस एप्स में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन में पॉलीगॉन का कॉइन यूज होता है। ओके। तो उस वजह से पॉलीगॉन के कॉइन की एक वैल्यू आती है, क्योंकि उसमें रोजमर्रा का यूजेज आ रहा है। पर कोई आता है शिबू इनू, ये क्या चीज है भाई? किस चीज के लिए यूज हो रही है, क्या हो रहा है? जिसे मीम कॉइन कहते हैं आजकल। फिर एक स्क्विड गेम्स आया, तो स्क्विड गेम्स का कॉइन बन गया। एक दिन में $0 to $10,000 गया, एक दिन में। और अगले दिन $10,000 to 0 आ गया। अब आपने सोचो पैसा डाला होता, उसमें कुछ भी डाला होता, मैंने कहता हूँ लाख रुपए डाला होता, 2 लाख डाला होता, 10,000 भी डाला होता, तो वो तो 0 होना ही है ना, क्योंकि आप सोचोगे अरे अभी तो 10,000 ही पहुंचा, अभी कल को ये 1 लाख पहुंचेगा, देख। अगले दिन वो 0 हो गया। थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। ये ब्लैक बॉक्स है, आप इस सिस्टम को जानते नहीं हो। रिलायंस एक दिन में 10,000 नहीं होगा और एक दिन में 0 नहीं होगा, क्योंकि एक अंडरलाइंग कंपनी चल रही है। लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं, तेल बिक रहा है, दुकानों में सामान बिक रहा है, जियो पे लोग बात कर रहे हैं, डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, पे कर रहे हैं जियो को। तो इतना बड़ा इकोसिस्टम ऐसे धम करके नहीं गिरेगा। सो दैट इज वेयर द वॉलेटाइल फैक्टर कम्स, इसलिए वो वॉलेटाइल है। सो अगर कोई डेट के पैटर्न में आ गया है और सपोज उसके पास में अभी इन्वेस्टमेंट के लिए तो पैसा है नहीं, तो एक डेट पैटर्न से बाहर आने के लिए एक व्यक्ति क्या सिस्टमेटिक प्लानिंग कर सकता है? बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है ये। तो अगर डेट ऑलरेडी चढ़ चुका है, मतलब गलती हो गई, 2 चीज़ें, या तो मेरे को डेट लेना है या डेट हो चुका है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, डेट हो चुका है। तो डेट हो चुका है तो आप डेट को सिर्फ 3 चीज़ों से क्लोज कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ है अपनी इनकम बढ़ा के। तो इमीडिएटली अपनी इनकम पे फोकस करना स्टार्ट कर लो। देखिए, हाई तौबा करने से कोई प्रॉब्लम बचे, कुछ काम नहीं होने वाला। ठीक है, आप फंस गए हो, अब आप फंस गए हो तो फंस गए हो। यस। अब आपको बाहर निकलना है, बाहर निकलने के 3 ही विकल्प है, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फंसे भी आप थे, है ना। कुछ तो आपने किया होगा कांड, जिस वजह से आपने उधार लिया है, या कांड किया होगा, या कोई पुराने कुछ भी पाप किए होंगे, या हो सकता है फैमिली बर्डन होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर अब तो आपके ऊपर आ चुका है, तो अब आप ही को एक्शन लेना। पहला एक्शन अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ, कुछ भी करके। ठीक है, हासिल करो, डबल
मेहनत करो, अगर 10 घंटे काम कर रहे हो तो 16 घंटे काम करो, 18 घंटे काम करो, अपनी इनकम बढ़ाओ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अपने खर्चों को रूथलेसली मर्सीलेसली खत्म कर दो। बस जो कट कर सकते हो जो कट कर सकते हो। स्विगी में अगर 10 बार खाते हो तो 2 बार खाओ, ठीक है। अगर 20 सब्सक्रिप्शंस पड़ी हुई हैं तो 1 पे ले आओ। जो भी कट कर सकते हो सब कट कर दो। रूथलेसली मर्सीलेसली कट करो कॉस्ट को। 1-1 रुपया अब आपको फायदा देने वाला है इस टाइम पे, क्योंकि वो उधर जाएगा, लोन रिपे करने जाएगा। और तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी ऐसा असेट आपके पास पड़ा है जो आपके आज काम नहीं आ रहा, तो हम इसको कहते हैं लिव टुडे टू फाइट टुमारो। चाहे कोई गोल्ड का असेट है, चाहे कोई जमीन पड़ी हुई है, कोई दुकान पड़ी हुई है, कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं घर पे जो आप बहुत साल से यूज नहीं कर रहे हो, जिनका कोई योगदान नहीं है। मैं कहता हूं कोई खटारा गाड़ी पड़ी हुई है, कोई फर्नीचर का पीस पड़ा हुआ है, बेच के 1000 रुपए आ जाते हैं, 2000 रुपए आ जाते हैं, 3000 रुपए आ जाते हैं, बेच लो। इमीडिएटली अपने एसेट्स को खाली करो जो नहीं चाहिए, क्योंकि यहां भी हमारे गुरुजी बोलते हैं, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट वांट, वेरी सून यू हैव टू सेल थिंग्स यू वांट। तो आप उस सिचुएशन में आ चुके हो कि नाउ यू हैव टू सेल थिंग्स यू वांट। मतलब कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चाहे रखनी पड़े पर फिर भी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उधार चुकाना है। तो यही 3 तरीके हैं जिससे आप उधार, कोई भी चीज़ से इमोशनली अटैच मत हो इस टाइम। हाँ, इंडिया में ये बहुत होता है, लोग अपनी प्लॉट से, ज्वेलरी से, सबसे इतना इमोशनली अटैच होते हैं कि डेट पे जितना ब्याज देना हो वो देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उसको नहीं छोड़ते, उसको मोनेटाइज नहीं कर पाते। ये मैं आपको बताता हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टिंग करता हूँ, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, ये वहाँ रहते हैं, जिम कॉर्बेट। अच्छा, हाँ, ओके। तो एक व्यापारी है मेरे पास, जिम कॉर्बेट के आसपास, वो रामनगर एरिया में रहते हैं। तो बड़े सरल व्यक्ति, अच्छे आदमी, बोलते मेरे पे 6.5 करोड़ रुपए का उधार है और मैं उसका ब्याज नहीं भर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने डीप डाइव किया, क्वेश्चंस पूछे, मैंने बोला कोई ज़मीन, कोई कुछ। बोलते मेरे पास मेरा घर है, वो है 9 करोड़ रुपए का। तो मैंने बोला वो घर बेचो और ये 6.5 करोड़ का लोन चुका दो, अभी के लिए थोड़ा हल्के घर में चले जाओ, बिजनेस बनाओ, बाद में वापस ले लेना। सर ये समझाना 6 महीने लग गए मेरे को। जब 6 महीने में पानी यहां आ गया कि बैंकों के बहुत गंदे वाले फोन आने लग गए और ये होने लग गया, तब जाके उन्होंने डिसीजन लिया। तब तक 50 लाख का और अक्यूमुलेट हो गया। तो लोग डिसीजन फटीक जो रखते हैं ना, आप फंस गए ना बॉस, तो उसके बाद आपको रूथलेस होना पड़ता है। आपको अपनी जान बचानी है, तो उस टाइम पे आप अपने एसेट की जान नहीं बचा सकते। आप अपने जमीन की जान बचा लो कि नहीं यार, ये तो जमीन मेरे पिताजी ने दी थी, इसी काम के लिए दी थी कि बेटा तू फंसेगा ना तो उसने तेरे काम आएगी, तो निकालो इसको, फटाफट निकालो। तो एसेट मोनेटाइजेशन इंडिया में लोग नहीं करते, जिंदगी भर लोन में फंसे रहेंगे, पर अपने एसेट को मोनेटाइज नहीं करेंगे। अरे वो एसेट बना ही इसलिए था कि कल को कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम आती है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। तो रूथलेसली मर्सीलेस, मतलब उस टाइम पे आपको मर्सीलेस होना पड़ता है अपने ऊपर, अपने एसेट्स के ऊपर, अपने खर्चों के ऊपर, तब जाके आप लोन से बाहर आ सकते हो। अगर आप हाय 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 तौबा, मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो यू विल नेवर कम आउट ऑफ डेट, नेवर एवर कम आउट ऑफ डेट। कई लोग तो एक डेट के लिए दूसरा डेट लेते हैं, वो तो डबल फसावट है, वो तो डबल फसावट है। वो एक टोपी बदली, दूसरी डाल दी, दूसरी टोपी बदली, तीसरी डाल दी। वो उसमें आप देखिए, आपको लाइफ जीनी है, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम हियर। 70 साल, 65 साल, 80 साल, जो भी होगा आपका, उसमें अगर आप 5-10 साल इस स्ट्रेस में निकालोगे कि मैं उधार कैसे चुकाऊंगा उधार, आई डोंट थिंक सो इट इज़ वायबल फॉर अ ह्यूमन लाइफ टू थिंक लाइक दैट। ब्यूटीफुल। जो एक और कई लोग जो स्पेंडर होते हैं, जिनको थोड़ा इन्वेस्टिंग में नहीं होता, वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस कब लेंगे, लाइफ इज़ अबाउट एक्सपीरियंस, ज़िंदगी 4 दिन की है, सब इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस माइंडसेट को कैसे इसको डील किया जा सकता है, जिन लोगों में ये माइंडसेट है? तो इसके लिए आजकल एक टर्म आया, योलो, यू ओनली लिव वंस। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस टर्म को बहुत आराम से जिया जा सकता है। मैं ये कहता हूँ कि आप आज अच्छा जी सकते हो और कल उससे ज़्यादा अच्छा जी सकते हो। लोग मेरे से पूछते हैं सर सब कुछ SIP में डालते हैं, ना, सब कुछ SIP में नहीं डालते। दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम नॉट हियर सेइंग कि कॉम्प्रोमाइज ऑन टुडे कंप्लीटली, कुछ भी मत करो। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले बजटिंग करना सीखो। सर मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलेंगे कि मुझे जो है ट्रैवल करने का बहुत शौक है, मुझे जाना, मेरी 25,000 सैलरी है सर, मैं कहाँ से जा सकता हूँ, तो गरीब हूँ, 25,000 ही सैलरी है मेरी, उसमें से 20,000 तो खर्चे हो जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये 20,000 खर्चे कहाँ हो रहे हैं, ज़रा मेरे को उतना बता दो। किसी के पास उसका जवाब नहीं है। फिर कुछ बच्चों से मैंने बनवाया इसका जवाब जी, ठीक है। अब आंसर सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। एक बंदा दिन में 10 सिगरेट फूक रहा है, 15 रुपए की एक आती है, तो 4,500 रुपये तो उसके सिगरेट में जा रहे हैं। 54,000 रुपये साल के सिगरेट में चले गए। 54,000 में क्या वो दुबई का ट्रिप मार के नहीं आ सकता? मार सकता है, पर अगर कॉन्शियस रहेगा, वो डिसीजन लेगा कि मेरे को अब सिगरेट बंद करनी है, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है घूमना,
मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेना। तो ठीक है, मैं कहता हूँ चल तू आज पूरी नहीं बंद कर पा रहा, तो तू 10 सिगरेट मत पी, तू 5 पे आ जा, 54 की जगह 27 तो बचेगा। ठीक है। दूसरी चीज, आजकल जो लोगों को पता ही नहीं चलता उनके पैसे कट रहे हैं, वो है आपकी सारी सब्सक्रिप्शंस। 10 तरह की सब्सक्रिप्शन है, 1500 रुपये महीना उधर कट जाता है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये वो, जी फी, सोनी फोनी, सब कर लिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि मैच देख रहा था, उस महीने का करो ना। फिर वर्ल्ड कप देखना तो तब उसने डिज्नी हॉटस्टार कर लो, फिर अगले मत करो। डिज्नी हॉटस्टार भी आपको ये विकल्प देता है। तो यहां पे लोग 18,000 रुपये नहीं बचा पाए। ठीक है। तीसरी चीज है, बेसुध होके स्विगी और जोमेटो से खाना मंगा रहे हैं। घर पे बैठे सर क्या हो रहा है, बोर हो रहे थे सर। अच्छा फिर क्या किया, एक मैंने वो मंगा ली, क्या कहते हैं, आइसक्रीम मंगा ली। क्यों? बोर हो रहा था। तो भाई तेरे तो लग गए ना 350 रुपये। ट्रू। 350 रुपये वो करके अगर तूने 10 बार भी मंगा ली तो 3,500 रुपये खोटे कर लिए। 3.5 इंटू कर ले 12, 42,000 रुपये होते हैं। तो एक ही बच्चे को जो रो रहा था, मैंने उसकी बैलेंस, उसी की P&L में से 1 लाख रुपए निकाल के दे दी। मतलब ये तेरे 1 लाख रुपए जा घूमना जो। तो yes, you live only once. Yes, you should enjoy, but your budget and your vision needs to be the same. आपका विजन है घूमना, आपका बजट नहीं बता रहा मेरे को कि आपका विजन घूमना है। वाओ। आप कहाँ खर्च करते हो वो विजन से अलाइन ही होना चाहिए ना। दैट्स ब्यूटीफुल। भाई आपसे समझो, वैसर सर आपने कहा कि भाई मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ जी, हर फॉर्म में एजुकेट करना चाहता हूँ। तो आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? एक स्टूडियो में हुआ, आपने हाईएस्ट क्वालिटी स्टूडियो बनाया। तो आपकी विजन और आपका स्पेंड मैच कर रहा है। सो ट्रू, है ना। सो योर विजन एंड योर बजट हैज टू बी मैच्ड। उसी टाइम तब भी आप जिंदगी के, चाहे आप 15,000 रुपये महीना कमाते हो, आप फिर भी उस आदमी से ज्यादा लुफ्त उठा सकते हो जीवन का जो 2 लाख रुपए महीना कमा सकता है, क्योंकि आपको पता है आपका पैसा जा कहाँ रहा है। फिर आप अनरीजनेबल भी नहीं होते अपने पैसे के साथ। भाई ठीक है, मैं साल भर में इतना पैसा बचाऊंगा कि मैं ऋषिकेश का एक ट्रिप मार के आता हूँ। अब मेरी 30,000 तनख्वाह है तो मैं साल भर में इतना पैसा बचा लूंगा कि मैं दुबई का ट्रिप मार लूंगा। मेरी तनख्वाह 70,000 है तो मैं साल भर में इतना पैसा बचा लूंगा कि मैं साउथ ईस्ट एशिया का एक ट्रिप मारूंगा। तो इसमें कोई रूल है संजय जी कि इतना परसेंट, कुछ कोई स्टैंडर्ड है कि इतना परसेंट में आप SIP में लगाएं या इतना परसेंट इनकम का इन्वेस्ट होना चाहिए? ऐसा कोई स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो कर सकते हैं लोग? आप जितना जब यंग हैं तो राउंड अबाउट 25% आप अपना इन्वेस्टमेंट्स में लगाइए। तो अगर 100 रुपये कमा रहे हो तो 25 आप इन्वेस्टमेंट में लगाओ ही लगाओ। बिल्कुल डालिए। एक वो ना आपको डिसिप्लिन क्रिएट करके देगा। इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि आप एक डिसिप्लिन क्रिएट करो। आप ये समझो अगर आपकी 30,000 की तनख्वाह है तो आप ये समझो कि आपकी 22.5 की तनख्वाह है, गाड़ी यहां से चालू होगी 22.5 से चालू होगी। हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन है जहां पे घर का कोई ऐसा बोझ है जो आपके एक लायबिलिटी लिमिट में आता है, तो हाँ ठीक है, इस 25 को आप 15 कर लो। पर अगर आप एक रीजनेबली ओके स्टेटस में हो तो शुरू में आप 25% आपका डेफिनेटली इन्वेस्ट करो। अगर आपका समय सीमा ज्यादा है, आज आप 20 साल के हो और आप 40 साल 45 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हो, तो थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्मॉल एंड मिड कैप में डाल दो, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप के ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और बट शुरू में कभी कभी ऐसा होता है कि आपने गलत टाइमिंग में घुस गए, आपको तो पता नहीं था, मार्केट थोड़ा क्रैश कर गई, तो कभी कभी इंपैक्ट भी आ जाता है उसमें। जैसे मैंने स्मॉल एंड मीडियम कैप में फंड में डाला था पैसा 2016 सितंबर में। 2020 प्री कोविड वो जीरो था, मतलब देयर वाज नो रिटर्न 4 साल में, 3.5 साल में। ओके, जीरो रिटर्न, अब 1 रुपए का रिटर्न नहीं था, एवरेजिंग हो रही थी। फिर जैसे कोविड आया तो 25% गिर गया, आज वो 200% ऊपर है। अच्छा। क्योंकि मैंने SIP रोकी नहीं, वो आपने कंटिन्यूस रखी मैंने। आज वो 200% यानी 3 गुना हो चुका है मेरे इन्वेस्टमेंट का। तो ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। कभी कभी स्मॉल कैप शुरू में आपको धोखा दे सकते हैं, तो इसलिए उनको 20 साल खेलना पड़ता है। 20 साल में वो आपको धोखा नहीं देंगे। तो जितना आपका होराइजन लंबा है, आपका गोल जितना लंबा है, आप अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो या आप अपने कोई कॉर्पस के लिए कर रहे हो, कुछ काम के लिए कर रहे हो, तो आप ज्यादा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में डाल सकते हो। फिर जो बचा हुआ पैसा, समझो आपने 50% स्मॉल एंड मिड कैप में डाल दिया, आप 20% 25% लार्ज कैप में डालो जो ट्रस्टेड कंपनीज है, और एक 10-20% आप जो बचा हुआ है वो उसमें डाल दो, इंडेक्स फंड में डाल दो जो पैसिव है। सो टोटल अगर 100 रुपये कमा रहा है तो एटलीस्ट 25% तक का व्यक्ति दिमाग में इन्वेस्टमेंट का लेके चले। बिल्कुल। और EMI का कितना लेके चले कि आजकल तो हम देखते हैं कि 100 रुपये कमा रहा है 80 EMI में जा रहा होता है, इतनी हालत में है लोग। तो वो देखिए मेरे हिसाब से आपका, अगर आप ब्रॉड स्पेंड, मैं 30,000 के आदमी को पकड़ता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए। हाँ, 30,000 में से समझिए 7-1 हज़ार रुपए वो इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, 23,000 बचा। 23,000 में से 7-8 हज़ार रुपए की वो EMI ले ले। अब वो EMI लेता है तो ऑब्वियसली 7-8 हज़ार की EMI बहुत बड़ी EMI होती है। 7-8 हज़ार में तो मतलब ऑलमोस्ट एक आईफोन और 1-2 चीज़ और ओन कर सकते हो। ठीक है, तो एक अच्छा लग्जरी चीज़ भी आपने देख ली है।
और उसके अलावा जो 15-16 हज़ार है उसमें आप अपना खर्चा मैनेज करें, वो आपका बजट हो गया। अब देखिए आपके पास पाई तो उतनी ही है ना, इसलिए हम इसको प्रॉफिट्स फर्स्ट, मैंने अपनी कंपनी का नाम भी प्रॉफिट्स फर्स्ट रखा है। तो अप्रोच ही प्रॉफिट्स फर्स्ट होनी चाहिए कि इसमें आपने प्रॉफिट अपना पहले निकाल दिया जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, दैट इज योर प्रॉफिट, दैट इज योर प्रॉफिट, वो आपका प्रॉफिट है। पर जो आपने आज उसको कंज्यूम नहीं किया, आपने ये डिसाइड किया कि इस प्रॉफिट को डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मैं इसको बाद में कंज्यूम करूं, आज मैं इसको निवेश करूंगा। तो आपने 22-23 हज़ार जो बचा है उसमें से ही अब घर चलाना है, उसी में से EMI देनी है। अब वो आपकी तनख्वाह हो गई, आपकी तनख्वाह 23,000 है, तो 23,000 का 25% कितना हुआ? 5-6 हज़ार रुपए। तो 6,000 रुपए 7,000 रुपए तक आप अगर EMI करते हो तो आप स्ट्रेस में नहीं हो। तो जैसे कई लोग घर ले लेते हैं सपोज, तो जैसे इन्वेस्ट तो नहीं किया उसने, और ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को रहता है कि सपोज मैं अहमदाबाद में रह रहा हूँ और 20,000 रुपये का रेंट दे रहा हूँ, और वही मैं सोचता हूँ कि इससे तो बेटर है कि मैं खुद का घर ले लूँ और उसके ऊपर 30-35 हज़ार की मैं EMI देना चालू कर देता हूँ। सो ये कहाँ तक एक लॉजिकल है डिसीजन कि नहीं है खुद का घर लेना, जिसकी वजह से अब आप 15-20 साल के लिए अपनी सैलरी का एक मेजर अमाउंट सिर्फ घर की EMI में दे रहे हैं, एंड आपके पास में अब कोई रिटर्न डायनामिक कुछ आ नहीं रहा है आपके पास में। तो मोस्टली तो मिडिल क्लास का कमर वही टूट जाता है जब वो अपना घर बनाता है, तो सारी सेविंग वेविंग सब कुछ लगा के अब 15-20 साल के लिए लॉक हो जाता है वो, कि अब मेजर चंक जो है वही जाना है उसका। राइट। तो ये किस हद तक सही डिसीजन है? मैं जस्ट टू ऐड ऑन दिस, आई थिंक निखिल कामत कुछ समय पहले एक वीडियो में कह रहे थे कि खुद का घर नहीं लेना चाहिए या ऐसा कुछ, तो भी ही वाज सेइंग। तो इस पे अगर इफ यू कैन गिव सम। देखिए मैं खुद रेंट पे रहता हूँ, वहीं से स्टार्ट करूँगा। मैं अभी भी रेंट पे रहता हूँ। और आपका मैं इक्वेशन जो आपने बताया मैं आपको उसको थोड़ा और डिटेल करता हूँ। आपने बोला कि एक घर है 20,000 रुपये का रेंट है, तो यानी साल का 2,40,000 रुपये का रेंट है साल का। तो मोटा मोटी ये घर मेरे हिसाब से 80 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में होगा अगर आज इसको हम खरीदने जाएंगे तो करोड़ रुपए का घर हम पकड़ते हैं। अब मैंने करोड़ रुपए का घर खरीदा है, तो करोड़ रुपए पे सबसे पहले 12 लाख रुपए तो मुझे सरकार को देने हैं, 7 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी है, 5 लाख रुपए का GST देना है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो GST देना, नहीं है तो एटलीस्ट स्टैंप ड्यूटी तो देनी ही देनी है, वो तो देनी है। ठीक है। तो अगर मैंने 6-7 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी दे दी और उस घर का भाड़ा 2.5 लाख रुपए था, 2,40,000 था, तो मेरे तो 2.5-3 साल तो सिर्फ स्टैंप ड्यूटी रिकवर करने को चले जाएंगे। राइट, ठीक है, पहला फटका यहाँ पड़ गया मुझे। सेकंड है, अगर मैं 1 करोड़ का घर लेता हूँ तो मेरी EMI पड़ेगी 84-85 हज़ार रुपए। क्यों पड़ेगी? वैसे 60 हज़ार पड़ेगी, पर मेरे पैसे की भी तो कीमत है भाई। अगर मेरा जो 20-30 लाख रुपए लगने वाला है, पहले तो मेरे पास 20-30 लाख होना चाहिए, डीपी तो करने जितना होना चाहिए, डाउन पेमेंट करने के लिए पहले आपके पास 20-30 लाख रुपए होना चाहिए। यानी आपको अपने माता पिता से ही लेना पड़ेगा, उनको अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़ेगी, तो उनका इंटरेस्ट बंद हो जाएगा वहां पे। तो हर पैसे की कीमत है भाई, देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। तो आपने अगर 80% लोन लिया और 20% खुद का डाला, तो 80% पे आपका ब्याज जाता है। पर आप ये मानो कि आपका भी पैसा उधार पे है, तो 1 करोड़ पे आपका EMI पड़ेगा 85,000 रुपया। 85 और रेंट कितना है? 20,000 रुपया, तो बचा 65,000 रुपया। अगर इस 65,000 की मैं SIP कर दूं 12% के हिसाब से 20 साल के लिए, 20 साल का लोन है, 20 साल के लिए मैं 65,000 की SIP कर दूं, तो 20 साल बाद ये 65,000 रुपए 6 करोड़ 50 लाख होंगे। 12% पे, सिर्फ 12% पे कह रहा हूं, सिर्फ 12% पे 65,000 6 करोड़ 50 लाख हो जाएंगे। यस। और उसके बाद आप उस पैसे में से महीने का 6.5 लाख रुपए निकाल सकते हो जिंदगी भर, क्योंकि बचा हुआ पैसा फिर भी कंपाउंड कर रहा होगा। तो आपने तो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर दिया ना, बहुत सिंपली। 65,000 रुपए जो आप बैंक को देने वाले थे, इस खुशी में कि इस घर को आप ओन करते हो। भाई उस घर को आप नहीं ओन करते हो, बैंक ओन करते हैं। आप उस दिन ओन करोगे जिस दिन आखिरी किस्त जाएगी। सिर्फ एक साइकोलॉजिकल है कि मेरा घर है, तेरा घर नहीं है, बैंक का घर है, तू बैंक के घर में रह रहा है। जिस दिन कुछ हो गया, तूने 3 EMI छोड़ दी, तो तेरे घर आके ये इसको तेरे को बाहर कर देंगे, और फिर इसकी कुड़की करके जो बचेगा पूछेगा तेरे को दे देंगे। बट उसी तरफ अगर तेरी SIP मिस हो गई, आपकी SIP मिस हो गई, तो यू विल नॉट बी पीनलाइज्ड, बिकॉज SIP इज नॉट अ लायबिलिटी, EMI इज अ लायबिलिटी। मैं EMI को कुत्ते का पट्टा बोलता हूं। अब कुत्ते का पट्टा तो भाग नहीं सकता ना वो, तो आप भाग ही नहीं सकते, इतना ही भाग सकते हो 3 महीने तक, उसके बाद आप पकड़े जाओगे। तो इसलिए आप एक यंग बच्चे हो, 20-21 साल के हो, क्यों कुत्ते का पट्टा पहनना चाहते हो? एंजॉय करो। आप वही 85,000 के घर को 20,000 में रख 65,000 रुपए की SIP कर दो, आप 6.5 करोड़ के मालिक हो जाओगे। मालिक। अच्छा, घर है, घर तो बिकता नहीं आसानी से, कभी इलिक्विड हो जाता है,
ये 6.5 करोड़ जब आपके पोर्टफोलियो में होंगे 20 साल बाद, तो आप राजा होगे, किंग। 40 साल की उम्र में 6.5 करोड़ रुपए रखे हैं आपके पास, तो आपका एक व्यवहार अलग हो जाता है, आपका तरीका अलग हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस अलग हो जाता है। जो कई लोग कहते हैं कि उस घर की वैल्यू बढ़ती है, व्हाट इज दैट आर्गुमेंट? पर बेचने तो वाले नहीं हो आप उसको। अच्छा, ना आप उसका बाथरूम बेच सकते हो, ना आप उसका टॉयलेट बेच सकते हो, ना आप उसका किचन बेच सकते हो कि आपको पैसे चाहिए। म्यूचुअल फंड तो इतनी प्यारी चीज है कि आपको 6.5 करोड़ में से 6500 रुपए चाहिए कि भाई मेरे को आज 6500 की कमी होगी, तो आप 6500 बटन दबाओ, अगले दिन आपके घर पे 6500 आउट ऑफ 6.5 करोड़। अब मैं घर है, वो तो 6500 रुपए देगा नहीं ना मेरे को, उसके लिए मेरे को उधार लेना पड़ेगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। फिर से इंटरेस्ट जाएगा, फिर से इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दो। अच्छा, मजेदार बात बताता हूँ, 20 साल में आप जितना पैसा बोरो करते हो बैंक से, उसका डबल वापस करते हो। 20 ईयर्स का लोन, 20 ईयर्स का अगर आपका लोन है तो आप डबल वापस करते हो। 1 करोड़ का लोन लिया तो 2 करोड़ वो पे आप वापस करने वाले हो, और उतनी तो घर की वैल्यू भी नहीं बढ़ने वाली। देखिए मैं कहता हूँ बढ़ भी जाए तो भी कुछ यूज आप नहीं, यूज नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल यूज कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल यूज कुछ नहीं है। तीसरी चीज, आप बंद गए। आप आज अहमदाबाद रहते हो, आपको लगता है यार मेरे को बड़ी अपॉर्चुनिटी दिल्ली मिल रही है, तो आप फंस गए, आप फंस गए। अब आपको बेचना पड़ेगा, डिस्ट्रेस में बेचना पड़ेगा। तो और वो जो 7% सरकार को दिया था वो डूब गया, और वहां रेंट पे भी नहीं रह सकते, और वहां रेंट तो मतलब आपको तो डबल फटका हो गया ना। तो आपकी लिबर्टी को, आपकी मूवमेंट को, सबको ये घर रोकता है। हाँ, आपने एक कॉर्पस बना लिया, आप स्टेबल हो गए, आपने तय कर लिया कि भैया मैं अहमदाबाद में ही अपना जीवन काटूंगा, ठीक है, मेरा एक सर्कल बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, मेरे को नहीं जाना कहीं और, मेरा जॉब ट्रांसफरेबल नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा पापा ने बहुत अर्ली में बड़ौदा में घर बनाया, हम लोग ने बड़ौदा से स्टार्ट किया। अच्छा, हाँ, पापा ONGC में पहले काम करते थे, तो बड़ौदा में थे, तो पता है मैं उनको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे ना और कोई विकल्प ही नहीं था, तो उन्होंने घर बना लिया, मकरपुरा करके एक जगह है वो बड़ौदा में, वहां पे घर बना लिया। सर उस घर को बेचने में हमारी चीखें निकल गई। अब पापा को 4 बार तो बॉम्बे से उठ के बॉम्बे बड़ौदा जाओ, नेगोशिएट करो, अच्छा उधर बड़ौदा वालों को पता है ये तो रहता नहीं है यहाँ पे, तो इसको कोई भी प्राइस कोट कर दो। आप समझ लो कितना कितना नॉन ट्रांसपेरेंट इलिक्विड मार्केट है ये। मैं आम व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा जो थोड़ा उस सर्कल में है जहां पे रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। 30-35 हज़ार तुम्हारी तनख्वाह है, 40 हज़ार तनख्वाह है, लाख रुपए भी तनख्वाह है, पर तुम ये सब चीजें नहीं मैनेज कर सकते, इसलिए इसको छोड़ दो, प्यार से SIP में इन्वेस्ट करो, घर अभी मत लो, लायबिलिटी मत लो अपने सर पे, और धीरे धीरे पहले अपने आप को ग्रो करो। सबसे ज्यादा निवेश इस टाइम पे यहां लगाओ, यहां, क्योंकि आपकी एक्टिव इनकम बढ़ेगी। योगेंद्र सर, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमें ना ये सिखाया गया, बेटा जिस दिन तेरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई, MBA खत्म हो गई, तेरी पढ़ाई खत्म हो गई। हमें किसी ने ये नहीं बोला कि उस दिन से तुम्हारी पढ़ाई चालू होगी, जिंदगी की तो उसी दिन चालू होगी। तो हमारे ना सबकी मानसिकता होगी कि मैंने MBA में पैसे दे दिए, इंजीनियरिंग में पैसे दे दिए, अब मेरे को कहीं और नया चीज सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको, आप जैसे ही मार्केट में आते हो, मेरा ये फ्रेमवर्क है कि आप अपनी इनकम का 5% यहां लगाओ, चाहे कोर्स करो, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस में जाओ, नेटवर्किंग करो, आप अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाओ, ये सब चीज़ों पे मत फोकस करो। अपनी तनख्वाह आज 50,000 है तो 3 साल के अंदर इसको 2 लाख करो, वो आपके हाथ में है, ये सब आपके हाथ में नहीं है, ये मार्केट के हाथ में। राइट, वो तो पेशेंस के साथ ही, वो पेशेंस के साथ, बस उधर ध्यान मत दो ज़्यादा, उधर अपना छोटा सा काम करके छोड़ दो। इसका आपने बता दिया। तो अगर कोई इंसान सपोज गाड़ी लेना चाहता है तो उसके लिए क्या परसेंटेज दिमाग में रखनी चाहिए? कई लोग कहते हैं कि साल भर का जितना इनकम है उसका 10% तक आप इसमें लगाओ, उससे ज़्यादा लगाने का प्रयास मत करो। सो इसका भी कोई रूल है जो आप फॉलो करते हो? देखिए, गाड़ी में मैं 2-3 पहले तो उस पर कैविएट्स डाल देता हूँ। पहली चीज़ गाड़ी में ये है कि आपको गाड़ी तब लेनी चाहिए जब आपकी कंजम्पशन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है महीने की। अच्छा, अगर आपकी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है कंजम्पशन, आपके लिए कोई भी गाड़ी खरीदना वायबल नहीं है इंडिया में। कैसे? मैं आपको मैथ देता हूँ। एक होंडा सिटी है, कितने की आती है? 10 लाख, 12 लाख, 12-13 लाख की आती है। 12-13 लाख की अगर आप गाड़ी का EMI देखते हैं तो वो मोटा मोटी 2000 रुपए पर लाख होती है। अगेन मैं ये कहूंगा कि डाउन पेमेंट भी मेरा पैसा है, उसकी भी कीमत है, तो एटलीस्ट उतनी कीमत तो है जितने का मैं लोन ले रहा हूं, तो मैं पूरे पैसे को डाउन वो मानूंगा कि मैंने लोन पे लिया है। तो 13 लाख रुपए अगर मैं लेता हूं, या 13-14 जो भी है लेता हूं, तो मोटा मोटी 25-30 हज़ार के रेंज में मेरा EMI आएगा, 15-20 हज़ार की इंश्योरेंस आएगी, 45 हज़ार हो गए, और उसके बाद मेंटेनेंस आप 5,000 रुपये लोएस्ट पकड़ लो, मतलब बहुत कम पकड़ लो, ठीक है, टायर चेंज होते हैं, सब कुछ होता है, एक्सीडेंट कुछ हो गया तो वो सबको हमें गिन ही नहीं रहा, तो आपका करीबन 25-30 हज़ार की EMI हो गई, 15-1 हज़ार की इंश्योरेंस हो गई, 40, और 10 हज़ार का आप मिसले 50 हज़ार का बेसिक खर्चा। ये गाड़ी घर पे खड़ी है, 50 हज़ार रुपये की पड़ रही है। अब 50 हज़ार डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर,
50 रुपए किलोमीटर, उबर ओला आपको करीबन 21-22 रुपए किलोमीटर। अच्छा सिंपल हो गया। तो अगर आपका कंजम्पशन 1000 किलोमीटर का नहीं है तो मेरे हिसाब से आपके लिए गाड़ी नहीं बनी। सेकंड चीज आपके लिए गाड़ी तब बनी है जब आपकी इनकम बहुत सिग्निफिकेंट हो जाए, आप फिर 1.5 लाख कंफर्ट एंड हाँ, कन्वीनियंस फिर से आप आप उस कर रहे चीज को बजट कर सकते हो कि ठीक है यार ये मेरे लिए पैसा है। आप 25,000 की तनख्वाह पे और बोलो यार मैं आज एक समझो क्विड ही ले लेता हूँ, 6 लाख रुपए की क्विड ले लेता हूँ, तो 12,000 की तो आपकी किस्त बन जाएगी यार, पर 50% तो सीधा किस्त में चला गया आपके। तो पहला रूल ये नहीं है कि मैं कितना कमा रहा हूँ, पहला रूल है मेरा कंजम्पशन कितना है, मैं खरीद किस पर्पस के ले रहा हूँ। आपका पता चला ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर घर से, 4 किलोमीटर दूर घर से, तो 4 दूनी 8, 8 20 दिन जाते हो 160 किलोमीटर, एक आधी बार फैमिली के साथ बाहर निकल गए 100 किलोमीटर मार गए तो 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर तो हाईली अनवायबल है, 200 रुपए पर किलोमीटर की पड़ जाएगी आपको होंडा सिटी। और अभी मैंने ड्राइवर नहीं गिना, मैंने फ्यूल नहीं गिना, ये सब अलग है, मैं तो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा हूं। तो लोग ना मैथ नहीं कर रहे हैं ठीक से, अगर वो मैथ करने लग जाए ना उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेटर हो जाएंगे, फिर वो स्ट्रगल नहीं करेंगे। ज़्यादातर लोग तो आई थिंक मैथ तो दूर की बात है, स्टेटस ड्रिवन ही बहुत चलते हैं इंडिया में, कि अगर पड़ोसी पे आ गई है और या फिर घर में ये दिखाना है कि मैं कितना अमीर हूँ, वो स्टेटस जो है वो हमसे शादियों में भी एक्स्ट्रा खर्चे करवाता है, वो कई बार बड़े बड़े फ़ोन रखवाता है। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट कि जो स्टेटस ड्रिवन परचेजिंग है इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा चलती है। कई बार तो इवन आप दिवाली पे पटाखे भी फोड़ते हो तो कई बार ये देखते हो कि पड़ोसी की कितनी देर फूट रहे हैं उस हिसाब से सही कह रहे हो आप। कंपटीशन रहता था बचपन में, लोग कंपटीशन करते थे कि इसके घर में इतना फूट रहा है, उसका इतनी, मतलब पटाखे की लड़ी में भी कंपटीशन चलता था, इसके 1000 की लड़ी है हमारी 10,000 की होगी, ऐसा लोग करते हुए हम देखते थे। ट्रू। सो हाउ टू डील विद दैट? देखिए ये आपने बहुत अजीब, मेरे को ना आपकी इस बात से एक बचपन की बात याद आ गई कि मैं एक सोसाइटी ओएनजीसी कॉलोनी में रहते थे, तो हमारे वहाँ एक फैमिली थी, तो हमें पता होता था कि सब लोग जब पटाखा फोड़ेंगे तो उनकी वो 10,000 की लड़ी चलेगी। तो सोनू भैया करके होते थे हमारे, तो हम सब पटाखे फोड़ दिया, अपने सुतली बॉम्ब फोड़ दिया, वो लक्ष्मी बॉम्ब फोड़ दिया, ये फोड़ दिया, वो फोड़ दिया। लास्ट में सोनू भैया आएंगे, वो रील पूरी घुमाएंगे 10,000 की, दाड़ दाड़ दाड़, और फिर दैट विल बी द क्लोजिंग ऑफ इट। मतलब ही वॉज नोन फॉर दैट। देखिए इन्वेस्टमेंट्स में, लाइफ में फियर ऑफ मिसिंग आउट ना होना इन्वेस्टमेंट्स में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनता है। सर जब आप मर्सिडीज में जाते हो, बोरोड मर्सिडीज है, किसी को तो पता नहीं वो पीछे क्या चल रहा है, जो बंदा आपको देख रहा होता है वो आपको नहीं मर्सिडीज को देख रहा होता है। उसको क्या पता अंदर कौन बैठा है, उसको तो कुछ नहीं पता अंदर कौन बैठा। चलो हो सकता है आपके केस में पता हो बिकॉज आप एक पब्लिक फिगर है, कि जनरल आदमी की बात कर रहा हूँ। Yes. मैं देखता हूँ यंग प्रोफेशनल 3-3 लाख की तनख्वाह, 4-4 लाख की तनख्वाह में BMW उठा रहे हैं, X1 उठा रहे हैं, कि चल यार एंट्री लेवल BMW उठा देते हैं, 60 लाख की है और 60 लाख पे अपने को 1.25 लाख की EMI आएगी, तो मैं 3 लाख कमा रहा हूँ, 40% चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अंदर तू बैठा है, तेरे को तो मतलब कोई देख रहा थोड़ी, मतलब नोबडी इज वाचिंग यू, दे आर वाचिंग BMW बिकॉज देयर एस्पिरेशन इज नॉट यू, देयर एस्पिरेशन इज BMW। राइट। ठीक है, तो आप गलत फाइट में हो, ये फाइट आप जीत ही नहीं सकते। तो पहली चीज तो ये हो गई। सेकेंड चीज ये हो गई कि जब आप फोमो करते हो तो वो वॉरेन बफे अगेन हमारे गुरुजी की एक लाइन है कि टू शो पीपल दैट यू हैव मनी इज द फास्टेस्ट वे ऑफ लूजिंग मनी। तो उनकी ना एक्चुअली क्या, अगर किसी को इंसान को फाइनेंशियल जीवन बेस्ट जीना है तो उन्हीं की बुक पढ़ लो बस, आपको जिंदगी में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो आप अगर कोई ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे आप दुनिया को पैसा दिखाना है ना, तो आप ही का पैसा जा रहा है, उनका थोड़ी जा रहा है। तीसरी चीज है, जैसे आप ये चीजें दिखाते हो, इंडिया में खासकर कुछ लोग आप पे चिमड़ जाएंगे कि यार इसके पास तो बहुत पैसा है, चलो इससे पैसा ले लेते हैं, ऐसे उधार ले लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे मतलब भाजी वाला भी अगर आप उतरोगे तो BMW से तो 100 रुपए किलो फालतू ही लगाएगा आपको। तो ये क्या है कि आप है ना, अमेरिका का सिस्टम इंडिया में कंट्रोल भी नहीं कर सकते, मतलब एकदम प्योर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। वहां सिस्टम्स अलग हैं, कंजम्पशन। अच्छा उधर क्या है, लोगों को पता है कि अपन रंग हुए ना तो सरकार अपना ध्यान रख लेगी, देयर इज अ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। यहां नहीं है, यू आर ऑन योर ओन इवन आफ्टर पेइंग टैक्सेस। तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी डोरी आपके हाथ में है इस मामले में, कि आपको टेक केयर करना है कि ये फोमो के किस्से में नहीं पड़ना। हाँ, अगर आपकी इनकम बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो गई है, 7 लाख महीना, 8 लाख महीना, और आप 1 लाख की गाड़ी का EMI देते हो, तो फिर भी समझ आता है। चलो अगेन इट इज अ मैटर ऑफ बजटिंग, कि आप बजटिंग कैसे कर रहे हो। Right. बजटिंग आपका आधार बनता है। बजटिंग आपके GPS का करंट लोकेशन है, जैसे GPS में करंट लोकेशन मांगता है ना, वैसे बजटिंग आपका करंट लोकेशन बताता है आपको। फिर आप डिसीजन लेते हो कि मेरे को किस तरफ जाना है, व्हाट इज माय डेस्टिनेशन, एंड देन हाउ डू आई ट्रैवल टू दैट डेस्टिनेशन। इसके कोई रूल्स हैं? बजटिंग कोई कैसे सीख सकता है, या फिर हर एक व्यक्ति का कोई इंडिविजुअल है, या फिर कुछ स्टैंडर्ड रूल्स लोगों ने बता रखे हैं,
या आप सिखाते हो कि इज देयर एनी मेथड ऑफ बजटिंग? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पहले प्रॉफिट्स फर्स्ट अप्रोच रखो, कि अपना 25% तो साफ ही कर दो, दिखना ही नहीं चाहिए, दैट इज नॉट योर्स। तुमने कमाया ही नहीं है, वो कमाया नहीं है, वो गया, ठीक है, वो आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए गया है, वो आपके लिए उस दिन के लिए गया है कि जिस दिन आप काम नहीं कर पाओगे, नहीं तो आप काम करते करते ही मरोगे। मतलब आप अपने आप को देखिए, लोगों ने पिछले 16 साल में, मेरे दोस्तों ने गाड़ियां खरीदी, मेरे दोस्तों ने घर खरीदे, मेरे दोस्तों ने बैग्स खरीदे, मैंने क्या खरीदा? मैंने अपना टाइम खरीदा। वो ये सब खरीदते रह गए, मैं अपना टाइम खरीदता रह गया। तो आज मैंने अपना टाइम कंप्लीटली खरीद लिया, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया। वो आज भी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको 1.5 लाख रुपए की घर की EMI देनी है, 1.25 लाख रुपए की गाड़ी की EMI देनी है, 6 लाख कमाने के बाद भी शांति नहीं आती महीने की। जो मेरे पीयर्स है जिन्होंने मेरे साथ स्टडीज़ की थी, 6 लाख रुपया महीना कमाने के बाद भी फ़ोन ये आता है कि यार अभी तक SIP नहीं चालू कर पाए। क्योंकि वो अपना ये सब खरीद रहे थे ना। EMI दे रहे हैं तो SIP कैसे देंगे? अब SIP कैसे करेंगे? क्योंकि लीजर है, स्टेटस है, शाम हर सैटरडे को घर पे लोगों को दारू पे बुलाना है, महंगी 18 साल वाली पिलानी है, तो हम तो भी स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है करते रहो, हम तो फ्री हो गए। तो ये आपका माइंडसेट है। तो आपको पहले अपना माइंडसेट बिल्ड करना है कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? डू यू वांट टू बी अ स्लेव एंड वर्क ऑल योर लाइफ, और यू वांट टू से कि आई विल स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट 10-15 years, फर्स्ट आई विल बाय माई ओन टाइम एंड देन आई विल डू वट एवर आई वांट। ये चॉइस आपकी है, मेरी नहीं है। आपको लगता है नहीं जी आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग टिल 70-80 फॉर समबडी एल्स, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ाते रहो अपने एक्सपेंसेस जैसे जैसे आपके इनकम बढ़ रही है। तो ये पहली चीज होगी। बजटिंग में कोई ऐसा रूल नहीं है। बजटिंग में ये है, आप पहले अपने गोल्स को सेट करो कि मेरे को ट्रैवल करना पसंद है, तो ट्रैवल का बजट अलग करो। अब ट्रैवल, आपकी तनख्वाह 25,000, आप सोचो मैं अमेरिका चला जाऊंगा 10 दिन के लिए, वो पॉसिबल? आपकी तनख्वाह 25,000 है तो आप साल में एक बार ऋषिकेश जा सकते हो, आप साल में एक बार मुन्नार जा सकते हो। मुझे एक पॉइंट आपने बोल दिया ना कि बजट और विजन आपस में मैच होना चाहिए। आई थिंक दैट्स द, अगर वो चीज किसी ने कर ली तो दैट इज एंड इट इज अ प्योर अलाइनमेंट। इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस सर। आप तो देखिए NLP सिखाते हैं, और NLP भी एक मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस है, राइट? ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ। ट्रू। तो जस्ट बिकम कॉन्शियस अबाउट योर फाइनेंशियल। सर मैं 11वीं में था 2001 में, तब एक्सेल नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, कुछ नहीं था मेरे पास। एक पर्ची होती थी, उसमें रो बनाते थे, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। कॉलम में आता था कि आज खाना इतना खाया, बस का भाड़ा इतना दिया, ऑटो का भाड़ा इतना दिया, बुक्स इतने की खरीदी, बाहर मटर गश्ती इतने की कर ली, मूवी देख के आ गए। तो एक होता था दिन के अंत में, हाँ भैया 34 रुपये खर्च हो गए, ठीक है चलो। तो ये जो लिखने वाला काम है, क्या डेली बेसिस पे कितना आया कितना गया डेली मेंटेन करना चाहिए? बिकॉज कई लोग कहते हैं कि दैट्स नॉट अबंडेंस, आपको रोज का ध्यान नहीं रखना, लिखना नहीं चाहिए रोज का कितना गया कितना नहीं गया। What is your take on that? क्या every penny that we spend there should be documentation of it? मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, रिलायंस आज क्या आपको खर्चा करता है, डॉक्यूमेंट नहीं करता? करता है। करना ही पड़ता है उनको, तो सरकार को दिखाना पड़ता है, इन्वेस्टर को दिखाना पड़ता है। हाँ। अगर आज उनके यहाँ 25 रुपए आधे लीटर का दूध आता है ना, वो भी लिखा होता है यस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, राइट। और अगर आप उसको डबल क्लिक करोगे तो आ जाएगा कि दूध इतने का आया था, पनीर इतने का आया था, खाना इतने का आया था, ये इतने का आया था। तो क्या वो अबंडेंस में नहीं है? बिल्कुल अबंडेंस में है। कॉन्शियसनेस और अबंडेंस में दो थोड़ी अलग चीजें, राइट? आपका कॉन्शियस होना जरूरी है। दिस इज अ मैटर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। ट्रू। ये जो आपको बजटिंग है वो आपको कॉन्शियसनेस देता है कि भाई मैं खर्चा क्या करूं। मैं कम करने थोड़ी कह रहा हूं खर्चा, मैं कह रहा हूं पता, योर विजन एंड योर बजट शुड अलाइन। मेरा पॉइंट ये है, आप रोते रहोगे कि मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा, और आप यहां पे सिगरेट फूक रहे हो, या फिर आप सब्सक्रिप्शंस को पैसा दे रहे हो, या फिर आप गलत चीजों में पैसा डाल रहे हो, तो आपका रोना गलत है, बिकॉज योर विजन and your expense are not matching with each other. It is only a matter of that. ये बोलना कि इतना मत सोचो पैसा कहाँ जा रहा है, I totally disagree with that, because every damn organization in this country or this world who is abundant in nature is documenting every expense of theirs. So true. Apple भी कर रहा है, Apple की भी बैलेंस शीट निकलती है, ठीक है, Samsung भी कर रहा है, Google भी कर रहा है, Facebook भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। तो वो abundant नहीं है क्या? बिल्कुल abundant है। अभी हमने टैक्सेस की बात की थी, तो अभी जस्ट बजट रिलीज हुआ है, तो आपका क्या टेक है ओवरऑल? अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा कि कई बार जो सोशल सिक्योरिटी जैसे हमारे यहाँ पे नहीं है, तो जो टैक्सेस हमसे लिए जाते हैं और जो सर्विसेज एक सिटीजन को मिलती हैं, कितना गैप आप इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में आप देखते हैं? और इस बार का जो बजट है वो क्या एक आम व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल है? मैं इसको थोड़ा हाउस होल्ड से कंपेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी का घर है और उस घर में 32 लाख की कमाई है साल की, और 48 लाख का साल का खर्चा है, तो पापा कैसे एक्ट करेंगे? तो खर्चे कम करेंगे, यस, ठीक है, बाहर नहीं जाने देंगे आपको, आपके फ्रिल्स को कम करेंगे,
हाँ पहले तो उधार लेंगे कहीं से कि बच्चा वसूला कवर करे, हाँ यस ठीक है, या घर में कोई असेट होगा तो बेचेंगे, कोई ज्वेलरी बेचेंगे। राइट। तो सरकार का भी यही हाल है, उनकी 32 लाख करोड़ की कमाई है, 48 लाख करोड़ का खर्चा है। तो वो तो कहाँ मम्मी से लाएं? नाराज है कि मम्मी बोल रही बेटा खर्चे नहीं निकल रहे करके। तो वो 16 लाख करोड़ पहले तो उनमें से वो डिसाइड करेंगे कि कितना उधार लूंगी, कितना PSU के शेयर बेचूंगी। तो हम इस स्थिति में आ कैसे गए? ये ना देखिए, सालों साल से जो प्रॉब्लम चल रही है कि हमारे एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन हमारी आमदनी 18 नहीं है, खर्चा रुपये है। तो आमदन देखिए, अब घर में 4 बच्चे हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूट, उसमें से 2 बच्चे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 32 लाख, या एक बच्चा कर रहे हैं उस 32 लाख में, बाकी 3 निकल रहे हैं। तो जब बजट में प्रॉब्लम आएगी घर में, तो प्रेशर किस पे डाला जाएगा? जो कमा रहा है उसी पे तो डाला जाएगा, बेटा तू और कमा के लिया थोड़ा, ये 3 तो निठल लें, इनसे क्या आप अपेक्षा करें? सो ट्रू। तो यही हो रहा है, आपके 80 करोड़ लोगों को आज अनाज सरकार दे रही है, खिला रही है, और आप और मैं कमाऊ पूत हैं, या हमारे जैसे कुछ कमाऊ पूत हैं, तो हमें बोल देते बेटा थोड़ा यार तू देख ले यार, तू 10% LTCG की जगह 12.5 दे देना यार, है ना, या तो तू शॉर्ट टर्म 15 की जगह 20% कर देना। वो तेरे को एक बेनिफिट दिया था ना इंडेक्सेशन का, वो इस बार नहीं दे पाएंगे अब हम। तो वो तो मतलब कमाऊ पूतों से तो उम्मीद करेंगे, और किससे करेंगे? तो हमारे से उम्मीद की जा रही है, हमारे को करना पड़ेगा। चॉइस मतलब हमारे पास चॉइस नहीं है इसमें कोई, और बहुत समय तक नहीं रहेगी, मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये स्थिति अगले 4-5 साल में टोटली रिवर्स हो जाएगी, आई डाउट। आई थिंक दिस विल बी वेरी लॉन्ग लिव, बिकॉज मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल 45 लाख करोड़ का खर्चा था, इस साल 48 लाख करोड़ का खर्चा, 3 लाख करोड़ ज़्यादा खर्चा हो रहा है इस साल का। 7% 8% से आपका कॉस्ट ऑफ मतलब लिविंग, कॉस्ट ऑफ रनिंग द कंट्री इज इंक्रीजिंग बाय 7 to 8%, एंड पीपल आर गेटिंग मोर फायर्ड नाउ बिकॉज AI आ गया है, तो जॉब्स और कम हो रहे हैं। सरकार को जॉब्स के लिए बहुत प्रेशर है कि भाई जॉब्स क्रिएट करो। तो अभी जो सिचुएशन है वो परमिट ही नहीं करेगी सरकार को कि वो हमारे जैसे जो लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्सेस को लेकर, उसको कोई बेनिफिट्स दे पाए। तो इसलिए मैं कोई नाराज नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता। आई नो दिस विल हैपन, नीडी है, जरूरत है यही, हाँ कोई है, ऑप्शन नहीं है। आप समझे ना कि वही मैंने जो एग्जांपल दिया कि घर में आपके 4 या 5 बच्चे हैं, उसमें से कमा एक ही रहा है ना, उसी पे सारा बोझ उसी पे आना बोझ है, है। और उसी से अपेक्षा है, तो उस पे अपेक्षा भी उसी से है कि बेटा आज तेरी तनख्वाह समझो 10 लाख रुपए साल की है, तो कल बेटा तेरे को 15 करनी पड़ेगी। ये तो नहीं कर रहे कुछ, मैं नहीं कुछ कर सकता इनका, ये तो ऐसे ही बैठेंगे यहाँ पे कंचे खेलेंगे, खेलना ठीक है। तो ये आजकल जो इतने सारे कई बिजनेसमैन हैं जो दुबई में स्पेशली ऑपरेशंस अपने शिफ्ट करते हैं और दुबई से ऑपरेट करते हैं, तो ये इसी टैक्सेशन सिस्टम की वजह से दे आर डूइंग इट। अगर आप कुछ इसमें कैलकुलेशन दे सकें कि सपोज़ कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपया एक कंपनी प्रॉफिट बनाती है इंडिया में, और वही सेम 1 करोड़ अगर दुबई में बनाती है, तो इन हैंड फाइनली किसके पास कितना रहने वाला है? इफ़ यू कैन गिव सम कैलकुलेशन। देखिए मैं इसका ब्रेक इवन पॉइंट आपको दे देता हूँ जी। अगर आप महीने का 25 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तो दुबई विल बी फेवरेबल फॉर यू। अच्छा। अगर आप साल का 3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, 3 करोड़ या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो दुबई इज़ अ फेवरेबल कंट्री फॉर यू। उसका रीज़न ये है क्योंकि 25 लाख में आपका वहाँ पे लिव कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। तो आप जो इंडिया में 2 लाख रुपए महीने में जी सकते हो, वहाँ पे आपको वो 6-7 लाख रुपए महीने में जीना मतलब लग जाता है। सेम चीज़, यस। तो 3x की कॉस्ट है, तो 3 करोड़ में फिर आप वो सब निपटा सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि फ्रॉम टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट दुबई में जो वैट है, जो हमारा GST वहाँ फ्लैट 5% है। इंडिया में वो अलग अलग स्लैब्स है, 5, 12, 18, अलग 28। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस टैक्सेशन आई थिंक वहाँ पे करीबन $1 लाख के आसपास तक आपको बिजनेस टैक्स नहीं देना पड़ता, और उसके बाद भी अगर बिजनेस टैक्स देना है तो सिर्फ 9% देना पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्स जिसे कहते हैं। यस यस। जो यहाँ 0 से स्टार्ट हो जाता है और आपको मिनिमम 25% देना पड़ता है, और अगर आपकी रेवेन्यू 400 करोड़ से ज़्यादा है साल का तो आपको 33% देना पड़ता है। तो ये इंडिया का मतलब जो है डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ वेरी हाई टैक्स रिजीम। अगर आप 100 रुपये का रेवेन्यू करते हैं तो मोटा मोटी आपके पास सरकार के पास मोटा मोटी उसमें से 20-22% चला जाता है, टैक्स और इनकम टैक्स मिला के। मैं एक एवरेज स्थिति में आपको बताता हूँ। ओके। तो अब 88 जो आपके पास 78 रुपये बचते हैं, उस 78 रुपीज़ में से आपको अपना घर चलाना है, सब करना है, तो वो आपका मैथ होता है। सिर्फ 20-22 ही जा रहा है, कई लोग तो कहते हैं कि 48 तक चला जाता है। मैं बिजनेसेस के बारे में बात करूँगा, अच्छा। बिजनेसेस को कॉस्ट को बेनिफिट मिल जाता है ना, तो जो सैलरीज दे रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उसका उनको बेनिफिट मिलता ही है। जैसे कोई सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री में अगर हम एक एम्प्लॉई हैं, सपोज कोई सर्विस इंडस्ट्री में सिर्फ है, हाँ, तो उसको जैसे GST भरना पड़ रहा है, मगर उसको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है GST का,
तो वो भी उसकी कॉस्ट हो गई। तो उसके ऊपर तो 18% और चला गया। हाँ बिल्कुल। और प्लस जो अगर वो 20 लाख से ऊपर वाली स्लैब में है, हाँ तो उसको उस वहाँ हाँ, और अगर वो 4 करोड़ से ऊपर वाली स्लैब में तो 40% तो उसका वो हो जाता है इनकम टैक्स। तो देखिए टैक्स तो इंडिया में ज़्यादा है, टैक्स तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, नो कोई डाउट ही नहीं है, पर इसके कम होने के चांसेस भी नहीं है। बट द सिचुएशन अच्छा हुआ आपने ये बताया, बिकॉज मेनी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कि व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर डूइंग इट, Yes. बिकॉज दे आर आल्सो ट्रैप्ड, दे हैव नो देखिए, चॉइस। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने मेरे को पिछले कुछ एक पॉडकास्ट में थोड़ा लिखा कि आप मोदी समर्थक हो। मैं मोदी समर्थक नहीं हूँ, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। आप अपेक्षा नहीं कर सकते, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ उनको। आप जो सिचुएशन, भाई मैथ तो मैथ है ना सर। भाई अगर मैं परिवार के एग्जाम्पल से बताया कि 32 लाख परिवार कमा रहे हैं, 48 लाख खर्च कर रहे हैं, तो पापा तो स्ट्रिक्ट होंगे, कुछ कर ही नहीं सकते पापा ने, तो घर तो खत्म हो जाएगा किसी भी दिन। राइट, जबकि वो भी जानते ही उनके फेवर में नहीं करेगा काम। दे आल्सो नो दैट आज तो जीना है ना, वी हैव टू लिव टुडे टू फाइट टुमारो। तो आज अगर हम जीते रहेंगे, और अपेक्षा किससे करेंगे, जो कमाऊ पूत है, क्योंकि बाकी 4 तो नहीं कमा रहे। फाइनेंशियल स्ट्रेस को डील करने के लिए क्या करते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली हम कितना ही गेम को समझते हो, बट कई बार प्रेशर एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर आपके पास लोग इतने कंसल्टेंसी में आते होंगे। सो फाइनेंसिस की कमी की वजह से कितना स्ट्रेस में लोग जाते हैं, और क्या वो कोप अप कर सकते हैं उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए? देखिए अगेन, मैं अपने हमारे इस संवाद से ही कुछ चीज़ों का इसमें बहुत सिंपल आंसर है। फर्स्ट है अपना कॉन्शियसनेस लेके आओ, अपनी बजटिंग लेके आओ। मैं इसका ना एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क देता हूँ। पहला स्टेप है बजटिंग, टू बी अवेयर ऑफ वेयर यू आर राइट नाउ। तो आपको पता चल जाएगा कि आप खर्चे किस पे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, वेयर इज योर मनी गोइंग। एटलीस्ट एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए आपकी फिक्स कितनी है, वेरिएबल कितनी। ये एक ऐसा पॉइंट है संजय जी कि मैक्सिमम मैंने देखा कि घरों को ये पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली पैसा कहाँ जा रहा है। घरों छोड़ो, बिजनेसेस को नहीं पता होता। यस, घर वाले तो फिर भी बोलते चल ठीक है, चल रही है, मतलब चल रही है, ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। बिजनेसेस को ही नहीं पता। मैं तो बिजनेसेस में सबसे पहले जाके ये, मेरा पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस में यही फ्रेमवर्क रहता है, फर्क नहीं पड़ता फ्रेमवर्क में। पर देखिए इश्यू कॉन्शियसनेस का। बहुत कम मैंने व्यापारियों को भी देखा है कि अगर मैं उनसे पूछूं कि आपका बजट क्या है, आपका फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप क्या है, आप कितना वेरिएबल कॉस्ट कर रहे हो, कितना प्रॉफिटेबिलिटी कर रहे हो, जीपी कितना है, एबिटा कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, तो नहीं पता होता लोगों को। जबकि दर रनिंग एन एंटरप्राइज ऑफ 100 करोड़ रुपीज रेवेन्यू, 200 करोड़ रुपीज रेवेन्यू, नहीं पता होता। एंड आई डोंट ब्लेम देम, ठीक है, उन्होंने आज तक इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं। पर फिर आप स्ट्रेस में आते ही इसलिए हो क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं हो, ठीक है। तो पहली चीज आप बजटिंग करो। सेकंड चीज आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, ये बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड भी सिंपल, मैं इसको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक सेस्ना प्लेन होता है, छोटा प्लेन, उसको लैंड करने के लिए मात्र 1 किलोमीटर का रनवे चाहिए। फिर एक A320 होता है, उसको लैंड करने के लिए आपको करीबन 1.5-2 किलोमीटर का रनवे चाहिए। और एक A380 होता है जंबो, उसको 3-3.5 किलोमीटर का रनवे चाहिए। तो आप अगर सिंगल हो तो आप सेस्ना हो, तो आप 6 महीने का अपना, आपके पास कॉस्ट, आपके जो खर्चे हैं उसका 6 महीने का आपके पास FD में होना चाहिए। पहले दिन नहीं होगा, उसको बिल्ड करो, ठीक है, ठीक है। अगर आप A320 हो, यानी आप एक हस्बैंड वाइफ, तो आपके पास एटलीस्ट 9 से 10 महीने का होना चाहिए। और अगर आप एक पूरा परिवार हो, 2 बच्चे हैं, सब कोई है, तो आप 12 से 15, तब आप A380 हो गए, तो अब 12 से 15 महीने का आपके पास एक रिजर्व क्रिएट होना चाहिए। अब आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मेरे पास एक रिजर्व है, कल को प्रॉब्लम हो गई तो कोई फर्क नहीं। और इस रिजर्व को कहीं नहीं डालना, चुपचाप FD में डालना है। कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आके बोले FD बेकार है, बोले थैंक यू सो मच, वो तो पैसा FD में ही होगा। इमरजेंसी फंड आपको नाम ही FD में इमरजेंसी रखना है, तो उसका काम रिटर्न्स कमाना नहीं है, उसका काम है इमरजेंसी में आना, ठीक ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है उसका। हाँ, देखिए अपेक्षाएं क्लियर रखो, उसके बाद निवेश चालू होगा। अब तीसरा होता है इंश्योरेंस। आजकल देखिए लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, हेल्थ इंप्रूवमेंट कॉस्ट आर वेरी हाई। यस, आप एक प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस लो जो आपकी इनकम का 20 से 25 गुना है, और टर्म लो। ये यूलिप फुलिप ये सब मत लो, क्योंकि ये मैं इतना करोगे तो 20 साल बाद पैसे वापस मिल जाएंगे, कुछ नहीं। प्योर टर्म इंश्योरेंस, मृत्यु के बाद क्या मिलेगा? हाँ बस, अगर बच गए तो गए वो पैसे, और खुश होना कि बच गए तो गए पैसे, ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब आप खुद मरो इसके लिए वो नहीं कर रहे हो कि मतलब चलो काश में मर ही जाता। तो आपने 20 to 25 टाइम्स आपकी इनकम का आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। जी। सेकंड है, अगर आप एक परिवार है, अगेन एक हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, तो एटलीस्ट 10 से 15 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर का आपके पास वो होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास। लोग है ना यहाँ पे बहुत गलत करते हैं, 2 लाख रुपए की फैमिली फ्लोटर, जो अरे यार क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है, नहीं लेके रखो घर में। चाहे आपको 2000 साल के फालतू देने पड़े, चाहे आपको 4 सिगरेट दिन की कम फूकनी पड़े, प्लीज ये वाला काम करके रखो। तो ये हो गया BEI। और चौथा आई है इन्वेस्टमेंट्स, कि अब आप इन्वेस्टमेंट्स का भी जर्नी चालू रखो।
ताकि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, चाहे आपके बच्चों की शादी है, आपको खुद को पढ़ना है आगे जाके, फिर से डबल MBA करनी है, डबल कोई ग्रेजुएशन करनी है, आपको गाड़ी खरीदनी है, घर का डाउन पेमेंट करना है, आपको 20 साल बाद रिटायरमेंट पानी है, उन सब के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट करो, बस सिंपल और मस्त रहो, स्वस्थ रहो। BEII, बजट, इमरजेंसी, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। बस इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। इसके अलावा आप दिमाग का लगाना है एक्टिव इनकम बढ़ाने में। हाँ, ये सब कर दिया, आप सेफ हो गए, ठीक है। और ये सब करने में आपको पूरे महीने में 2 घंटा लगे, दैट्स इट। बस। उसके अलावा जो बाकी समय है वो आपके पर्सनल, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स में, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स में, अपने एक्टिव इनकम को बढ़ाने में, हासिल करने में, डबल इनकम क्रिएट करने में, ये सब में जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, लोग यहाँ पे अपेक्षा फूल जलूल कर देते हैं, तो वो बेचारे मारे जाते हैं। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि वो एक्सपेक्टेशन ही। बिल्कुल। आप मुझे बिल्कुल बताइए नहीं सर, है, आपने पिछले 20 साल में, अगर मैं आपका एक 20 ईयर करियर पूछूं, एक क्वेश्चन रिवर्स कर देता हूँ, हाँ, तो आपने अपनी एक्टिव इनकम पे कितना फोकस किया और उससे क्या बेनिफिट मिला, वर्सेस आपने अपनी पैसिव इनकम पे कितना फोकस किया और क्या बेनिफिट मिला? मोस्टली तो एक्टिव इनकम पे ही फोकस किया। एक्टिव इनकम तो बहुत ड्रास्टिकली, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्स हो गई है। और इन्वेस्टिंग मोस्टली, जैसे एक रेगुलर इन्वेस्टर, हमें क्या बचपन से सिखाया जाता है कि प्लॉट्स ले लो, हाँ, रियल एस्टेट। घर, रियल एस्टेट ले लो। तो मोस्टली इन्वेस्टमेंट्स उन्हीं जगहों पे मेनली किए, और बाकी कुछ म्यूचुअल फंड्स में किए, जिसमें 13-14% के रिटर्न मुझे आते हैं। पर वो मतलब मैं करके भूल गया हूँ, मतलब मैं उसमें कोई दिमाग नहीं लगा। दिमाग नहीं लगाता हूँ। जो मेरे मैनेजर हैं वो ही देखते हैं, बस कभी कभार आके बताते रहते हैं कि हाँ भाई ये हो रहा है, ये वो हो value रहा चल है, रही है। that's it। पर मैं अगर कहूँ तो आपने सबसे ज्यादा बेनिफिट आपके रिटर्न्स का हुआ है आपकी एक्टिव इनकम पे, ये मैं कह सकता हूँ। यस यस। तो बस यही स्टोरी है सबकी, यही होनी चाहिए। अगर आप 100 रुपये कमा रहे थे आज 10 साल पहले, तो आप 10 साल बाद 10,000 कैसे कमाओ, 100x कैसे करो, उसको इस पे फोकस होना चाहिए ना, ये रिटर्न्स पे, क्योंकि वो आपकी गेम नहीं है, वो आपकी गेम नहीं है। मैंने बताया ना कि दिस इज ओनली वन प्लेस जहाँ पे जितना कम आप इन्वॉल्व हो गए, उतना आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो बहुत ही मज़ा आया संजय जी, इतना मस्त सिंपल तरीके से आपने इसको समझाया। और आई थिंक इतना सिंपल समझाया कि लोगों का और जानने का इंटरेस्ट बनेगा कि ये, वरना लोगों को ना ये बोरिंग लगता है सब्जेक्ट की फाइनेंस। ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं है लोगों में, बहुत से लोग सीखना चाहते हैं, बट कई बार कुछ इंटरेस्टिंग बना के कोई सिखाए तो लोगों का इंटरेस्ट और ज़्यादा बनता है। तो आई थिंक बहुत ही अमेजिंगली आपने लोगों को सिखाया। थैंक यू सो मच। And now we will move to the rapid fire. Sure. So let's go for the rapid fires. So now we will start rapid fire. Sanjay ji, ready? जी। Stocks or bonds? स्टॉक्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स। What is your favorite financial book? मेरी फेवरेट फाइनेंशियल बुक है भगवत गीता। भगवत गीता। यस। तो यार ये तो रैपिड फायर है, बट इसमें अगर आप एक्सप्लेन करें कैसे? क्योंकि मैंने जैसे बताया 90% माइंडसेट का गेम है, 10% स्किल का है। हाँ, तो भगवत गीता आपको माइंडसेट बिल्ड करने में सॉलिड हेल्प करती है। उसके अगर प्रिंसिपल्स आप इन्वेस्टमेंट्स में लगा लो तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। उसके अलावा अगर नॉर्मल जो बुक अच्छी लगती है वो मुझे, आई थिंक द साइकोलॉजी ऑफ मनी इज अ ब्रिलियंट बुक बाय मॉर्गन हाउसल। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल बुक लिखी हुई है। और अगर आपको कुछ भी सीखना है तो मेरे गुरुजी की कोई भी बुक उठा लो आप, वॉरेन बफेट की, बस उसमें आपको गोल्ड स्टैंडर्ड जो है कोट्स मिल जाएंगे। तो गीता में आपने कहा, वैसे तो रैपिड फायर है, बट इफ यू कैन गिव 2-3 पॉइंट्स जो गीता में से आपने उठाए हैं और आप यूज करते हो अपनी लाइफ में। एक श्लोक तो सबसे फेमस है 247 कि कर्म कर कर फल की चमत्कार, बट एक श्लोक है जो मेरे को बहुत पावरफुल लगता है, वो है 4थे अध्याय का 40वां श्लोक है, जिसे हम कहते हैं अज्ञाना च श्रद्धाना च संशयात्मा विनश्यति नाया लोको अस्ति परो ना सुखम संशयात्मा। मतलब कि जो व्यक्ति अज्ञानी होता है और जिसमें अज्ञाना च श्रद्धाना च, यानी जिसमें ज्ञान नहीं है और श्रद्धा नहीं है, somebody who doesn't have knowledge and somebody who doesn't have conviction, ठीक है, ऐसी आत्मा का विनाश होना तय है। ठीक है, ना या लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मा, मतलब उसको कोई भी लोक में सुख नहीं मिल सकता। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स में इसको लगाऊं कि जब तक आप किसी चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं गेन कर लेते तब तक कन्विक्शन बिल्ड नहीं होता, और जब नॉलेज और कन्विक्शन नहीं होता आपके माइंड में हमेशा संशय रहता है, डाउट रहता है। ठीक है। ना या लोको अस्ति ना परो, मतलब आप म्यूचुअल फंड से भी सेटिस्फाई नहीं होगे, आप स्टॉक से भी सेटिस्फाई नहीं होगे, आप बॉन्ड से भी सेटिस्फाई नहीं होगे, क्रिप्टो से भी नहीं होगे, रियल एस्टेट से भी नहीं होगे, किसी प्रोडक्ट से नहीं होगे, ना सुखम संशयात्मा, आपको कभी सुख, यानी कि आपको कभी भी रिटर्न्स का सुख प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत ये लाइन में क्लियर लिखा है, नॉलेज एंड कन्विक्शन इज द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स फॉर योर ब्यूटिफुल इन्वेस्टमेंट जर्नी। Wow, that's beautiful. One word to describe your investing style. पैसिव एंड स्लॉथ, मतलब डोंट टच।
Best financial advice you have ever received? Your efforts are inversely proportional to your returns. Gold or real estate? Gold. Most underrated investment? Long-term patience. Crypto, future or fad? Fad. India में तो fad है. Morning person है आप या night owl? A little bit of night owl. What is your favorite finance quote? The first rule of compounding is don't disturb it. Most memorable trade? In a month, I made on my options trading around about 9.5%. Diversification or specialization? Not highly diversified. That doesn't give you returns. That preserves your capital. Best tool for financial planning? Excel sheet. Wow, old is gold. Huh? Most influential financial guru? Warren Buffett. What is your favorite part being a finance coach? I can solve problems which have far-reaching effect. तो एक डॉक्टर होता है, वो एक मरीज को जब ट्रीट करता है, वो उस मरीज को ट्रीट करता है. मैं अगर किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, उस पूरे परिवार की प्रॉब्लम सॉल्व होती है. और अगर किसी बिजनेस की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, तो उसके सप्लायर्स की, एम्प्लॉयज़ की, कस्टमर्स की, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है. तो आई थिंक व्हाट आई डू, गॉड इज़ काइंड ऑन मी कि ही इज़ चोजन मी टू डू थिंग्स विच हैव फार रीचिंग इफेक्ट ऑन पीपल्स लाइव्स. बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज रोग और ऋण. इसके अलावा तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नहीं लाइफ में लोगों के. तो या तो रोग है या ऋण है. तो मैं ऋण का डॉक्टर हूँ, कुछ लोग रोग के डॉक्टर होते हैं. तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माय. ब्यूटीफुल संजय जी.